तीन अलग अलग नेचर वाली लड़कियां एक ही छत के नीचे, और बीच में है एक लड़का जो कि अपना मेन कैरेक्टर यू अयासे है। इसे प्यार भी करना है और सरवाइव भी। तो क्या ये लव ट्रायंगल बनेगा या लव केओस? कहानी की शुरुआत में हमें एक स्कूल दिखाया जाता है जहाँ पर काफी सारे टैलेंटेड स्टूडेंट पढ़ते हैं। यू को दिखाया जाता है जो कि एक बंदे के साथ फाइट कर रहा था, पर वो बंदा उसके ऊपर भारी पड़ रहा होता है। तो ये देखकर वहाँ के स्टूडेंट कहने लगते हैं यकीन नहीं होता कि ये उस फेमस एक्ट्रेस सुबारू अयासे का बेटा है। और वो बंदा कहता है अबे तू तो कमजोर है बे, और तू खुद को सुबारू अयासे का बेटा कहता है, चल दिखा तेरे अंदर कितनी ताकत है। फिर यू हमें बताता है हाँ मेरी मॉम का नाम सुबारू अयासे है, एक टॉप क्लास की एक्ट्रेस जिनके लुक्स के साथ साथ उनकी एक्टिंग स्किल भी काफी ज्यादा अच्छी थी, और वो जन्म से ही एक जीनियस रही है। इसीलिए उन्होंने फॉरेन में अपनी पढ़ाई पूरी की और वहाँ पर उन्होंने टॉप रैंक को हासिल किया। फिर से वो बंदा कहता है और चल उठ और दिखा अपनी ताकत। यहाँ पर 3 रॉयल्स भी आ रखे हैं जो कि देखना चाहते हैं कि तेरे अंदर कौन सा टैलेंट है। तो यू कहता है और मैंने तुमसे पहले भी कहा था मैंने आज तक कोई भी स्पोर्ट नहीं खेला है। तो वो बंदा कहता है बकवास बंद कर और आजा मैदान में। तो यू कहता है तुम्हें क्या लगता है मैं अपनी मॉम जैसा हूँ? तो ये सुनकर सब लोग शॉक हो जाते हैं और यू तेजी से आकर उसके ऊपर पंच लैंड करता है। पर ये क्या, वो तो बच्चों वाले पंच मार रहा था। अब ये तो फालतू है, मुझे लगा कि अब तो शो चालू हुआ है। तभी वो बंदा गुस्सा हो जाता है और कहता है अबे तू मजाक कर रहा है क्या, ये ले। और वो उसे एक ही मुक्के में बहुत दूर फेंक देता है। ये देखकर पब्लिक और शॉक हो जाती है। यू कहता है लोग सोचते हैं कि एक प्रोडिजी का बेटा प्रोडिजी ही होता है, मेरे साथ हमेशा ऐसा ही होता है, हर बार वही पुरानी कहानी। लेकिन अब मैं 17 साल का हो गया हूँ और इन सारी बातों का मुझ पर कोई असर नहीं होता। फिर वो उस बंदे से कहता है तुमने वो कहावत तो सुनी ही होगी, तुम जितने ज्यादा मामूली हो तुम उतने ही ज्यादा टैलेंट के पीछे पागल हो। तो उसकी शक्ल को देखकर वो बंदा कहता है एक टॉप एक्ट्रेस की नजर, अगर कुछ नहीं तो उसके पास कम से कम लुक्स तो हैं। पर वो बंदा होश में आता और कहता है अबे तुझे मुझे सिखाने का कोई हक नहीं है, जल्दी कर हमें 3 रॉयल्स देख रहे हैं। और यू कहता है नहीं अब मुझे और नहीं लड़ना, ठीक है अब मैं यहाँ से जाता हूँ। और वो वहाँ से जाने लगता है। पर तभी एक बंदा आकर उस बंदे से कहता है सर अगर आपने उसे ऐसे ही जाने दिया तो आप 3 रॉयल्स को क्या जवाब देंगे? तो ये सुनकर वो घबरा जाता है और उसे रोककर उससे कहता है तुम ऐसे नहीं जा सकते। और उसे मारने ही वाला होता है तभी वहाँ पर एक लड़की आकर उसे बहुत जोरदार किक मारती है और कहती है तुम्हें ऐसे किसी को परेशान नहीं करना चाहिए, इससे तुम मार्शल आर्ट्स की बेइज्जती कर रहे हो। और उसके बाद उसकी दोनों बहनें भी आ जाती हैं जिन्हें देखकर सारी पब्लिक शॉक हो जाती है। और फिर हमें उनके बारे में बताया जाता है मिकादोनो फैमिली, जिसकी सबसे छोटी बेटी का नाम है मीवा मिकादोनो, सोगी की सबसे अच्छी प्लेयर, और उससे बड़ी बहन का नाम है निको मिकादोनो, एक एथलीट जो कि मार्शल आर्ट्स चैंपियन है और स्कूल के इस क्लब की कैप्टन। और सबसे बड़ी बहन का नाम है काजुकी मिकादोनो जो कि एक एक्ट्रेस है, और इन्हें ही कहा जाता है 3 रॉयल्स। और ये कहा जा सकता है कि इन तीनों की वजह से ही ये स्कूल इतना ज्यादा पॉपुलर है। काजुकी यू से कहती है अच्छा तो तुम हो नए लड़के, एक मामूली इंसान जिसके अंदर 0 टैलेंट है, मुझे लगा तुम एक एक्ट्रेस के बेटे हो तो तुम्हारे अंदर थोड़ा सा तो टैलेंट होगा, पर अफसोस की बात है तुमने हमें डिसअपॉइंट किया है, तुम्हारे लिए इस स्कूल में कोई जगह नहीं है क्योंकि यहाँ पर निकम्मे लोग वेलकम नहीं है। तो यू कहता है कोई बात नहीं, मैंने पहले ही डिसाइड कर लिया है कि मुझे कौन से क्लब में ज्वाइन होना है। पर उस क्लब का नाम सुनकर वो तीनों कहते हैं क्या इस स्कूल में कोई ऐसा क्लब भी है? यू कहता है तुम्हें ये याद भी नहीं। उसके बाद वो वहाँ से जाने लगता है। पर तभी उसे निको रोक कर कहती है तुम्हें ये डोजो साफ करना होगा। यू कहता है पर मैंने तो डोजो ज्वाइन भी नहीं किया, तुम ही वो लोग हो जो मुझे यहाँ पर जबरदस्ती लेकर आए हो। निको कहती है इस जगह का रूल है, जो हारेगा वही इसे साफ करेगा। तो ये सुनकर यू का दिमाग खराब हो जाता है। फिर वो लोग वहाँ से चले जाते हैं और शाम के वक्त जब वो लोग ट्रेनिंग के लिए आते हैं वो डोजो को बिल्कुल चमकता हुआ देखते हैं। फिर हमें यू को दिखाया जाता है जो कि घर जाते हुए कहता है सब मुझसे यही कहते हैं कि वो मुझसे डिसअपॉइंट हुए हैं, वैसे भी मैंने कभी नहीं कहा कि वो मुझसे कोई उम्मीद लगाएं, और ऐसा मेरे साथ बचपन में भी होता था। फिर हमें दिखाया जाता है वो भी अपनी मॉम की तरह एक्टिंग करने की कोशिश कर रहा था, पर जब वो अपनी मॉम को देखता है तो ये समझ जाता है कि वो अभी अपनी मॉम से बहुत ज्यादा पीछे है। और जब उसने हर चीज में खुद को टेस्ट किया तो उसे पता चला वो किसी भी चीज में बिल्कुल भी अच्छा नहीं है, ना तो वो स्पोर्ट में अच्छा है, ना तो वो पढ़ाई में अच्छा है, और ना ही किसी और चीज में अच्छा है। तो ये सब देखकर वो सब ये कहकर चले जाते हैं कि हमें नहीं लगता कि तुम अपने माँ की तरह हो। और हमें पता चलता है उसकी मॉम काफी ज्यादा बीमार हो चुकी थी। और यू हमें ये भी बताता है कि वो एक शो को बार बार देखती थी, और वो शो एक फैमिली के बारे में था जिसमें कि वो माँ बनने का रोल करती थी, और वो शो मुझे भी पसंद था। और वो एक दिन अपनी मॉम को ये कह देता है कि मॉम मुझे वो शो पसंद है। तो उसकी मॉम उससे पूछती है तुम्हें इसमें सबसे अच्छा क्या लगता है? तो यू बताता है मुझे उसमें सबसे अच्छा सीन वो लगता है जिसमें पूरी फैमिली एक साथ मिलकर डिनर करती है। तो उसकी मॉम कहती है मुझे भी वो सीन अच्छा लगता है। और वही दिन था जो उसने उस साल में सबसे ज्यादा अपनी मॉम से बात की थी। और वो ये बताता है कि मेरी मॉम भी यही चाहती थी कि वो एक हैप्पी फैमिली के साथ रहें, इसीलिए वो बार बार उसी शो को देखती थी। फिर दिखाया जाता
जाता है कि उसकी मॉम ने उसके लिए एक नोट छोड़ा है। इसमें लिखा हुआ है, प्यारे यू, मैं चाहती हूँ कि तुम्हें एक हैप्पी फैमिली मिले, क्योंकि इसकी मॉम अब गुजर चुकी थी। अब वो अपना सामान लेकर अपनी मॉम के दोस्त के घर आ जाता है। फिर वो उस घर के अंदर जाता है। तो उस घर को देखकर हैरान हो जाता है, क्योंकि वो घर बहुत ज्यादा बड़ा था। तभी वहाँ पर नीको आ जाती है, जो कि उसे देखकर चोर समझ लेती है और उसके ऊपर अटैक करने लगती है। तो वो नीको से कहता है, मुझे माफ कर दो, मैं कोई चोर नहीं हूँ। नीको कहती है, तुम यहाँ क्या कर रहे हो नए लड़के? तो यू उसे देख करके कहता है, नीको सान तुम, गुड इवनिंग। तो नीको कहती है, मैंने पूछा तुम यहाँ क्या कर रहे हो? गुड इवनिंग गया तेल लेने। पर तभी वो फिसल कर गिर जाती है। तो यू उसके मजे लेने लगता है और उसके सर पर एक टावल डाल देता है। नीको कहती है, तुम ये क्या कर रहे हो? यू कहता है, अगर तुम ऐसे ही घूमती रहोगी तो तुम्हारी तबीयत खराब हो जाएगी। तो वो उस पर कुछ नहीं कहती और यू उसके बालों को सुखाने लगता है, जिस पर वो ब्लेस करने लगती है। तभी उसे अपनी दोनों बहनों के आने की आवाज आ जाती है, इसलिए जल्दी से वो उससे दूर हट जाती है। कज़ुकी यू के पास आकर कहती है, सुनो तुम कुछ जाने पहचाने से लग रहे हो। मीवा कहती है, ये वही लड़का है जिससे हम आज डोजो में मिले थे, पर ये हमारे घर पर क्या कर रहा है? नीको कहती है, ये हमारे घर पर चोरी करने के लिए आया था। यू कहता है, नहीं मैं ये करने नहीं आया था। तभी यू को एक कॉल आता है, तो वो उस कॉल को उठाकर कहता है, हेलो मिस्टर मिकादोनो। तो ये नाम सुनकर वो तीनों हैरान हो जाते हैं। मिकादोनो कहता है, यू क्या तुम्हें मेरा घर मिल गया? तो यू कहता है, हाँ सर मुझे मिल गया। मिकादोनो कहता है, तुम्हारी माँ और मैं बहुत अच्छे दोस्त हुआ करते थे, इसीलिए मैं नहीं चाहता कि उसका बेटा किसी भी परेशानी में पड़े। वैसे क्या तुम मेरी बेटियों से मिले? तो यू पूछता है, आपकी बेटियां? मिकादोनो कहता है, लगता है मैं तुम्हें बताना भूल गया। मेरी सबसे बड़ी बेटी का नाम कज़ुकी है, उससे छोटी का नाम नीको है और सबसे छोटी बेटी का नाम मीवा है। अब तुम उनके नाम जानते हो, तो इसीलिए अब तुम उनके साथ अच्छे से रहना। तो ये सुनकर वो समझ जाता है कि उसकी मॉम ने लास्ट नोट में ये क्यों लिखा था कि तुम्हें एक अच्छा परिवार मिले, और उसे ये भी समझ में आ जाता है कि मिस्टर मिकादो की ये तीनों बेटियां हैं। तो ये जानने के बाद वो ख्याली पुलाव बनाने लगता है, पर तभी वो तीनों उसकी क्लास लेने लगती है। कज़ुकी कहती है, यकीन नहीं होता कि तुम्हारे जैसा लूजर यहाँ रहने के लिए आ गया। पर तभी यू को पता नहीं क्या होता है, वो अपना इंट्रोडक्शन देने लगता है, पर वो तीनों उसको बिल्कुल भी भाव नहीं देती। फिर वो वहाँ से अपना सामान रखने के लिए जाने लगता है, पर तभी उसे कुछ चीज दिखाई देती है, तो वो उसे अपने हाथ में उठाता है। लेकिन तभी कज़ुकी तेजी से आकर उससे वो चीज छीन लेती है। यू कहता है, मैंने अभी अभी नोटिस किया, लेकिन ये घर तो बहुत ज्यादा गंदा है। तो ये सुनकर उन तीनों की हालत खराब हो जाती है। फिर यू देखता है किचन में भी ऐसे ही बर्तन पड़े हुए हैं। नीको चिल्लाने लगती है, कज़ुकी ये काम तो तुम्हारा था ना? पर कज़ुकी कहती है, मेरे पास टाइम नहीं था। तो यू कहता है, तुम चिंता मत करो, मैं ये कर देता हूँ। और वो काम करने लगता है, लेकिन वो काम करते करते उनकी गलतियां गिनवा रहा था। नीको कहती है, तुम्हें हमारी कमजोरियां दिखाने में मजा आ रहा है ना? चलो अब हम तुम्हारी कमजोरियां बताते हैं। और वो तीनों उसकी बेइज्जती करने लगते हैं। पर इसी बीच यू उनके घर को बिल्कुल चमका देता है। ये देखकर वो लोग हैरान हो जाते हैं। यू कहता है, तुम लोग जब चाहो मैं ये कर सकता हूँ। तो ये देखकर वो तीनों शर्मा जाते हैं और आपस में बात करने लगते हैं। फिर अगले दिन का टाइम दिखाया जाता है, जहाँ पर यू सो रहा होता है, क्योंकि आज संडे था। लेकिन तभी उसे बहुत जोर जोर से आवाजें आने लगती हैं। उस जगह पर जाकर देखता है जहाँ पर नीको अपनी प्रैक्टिस कर रही थी और मीवा सूगी खेल रही थी, जहाँ पर वो एआई से ही हार रही थी। फिर वो कज़ुकी के पास जाता है, जो कि अपने लिए एक प्रोटीन शेक बना रही थी। तो यू कहता है, तुम लोग ये क्या कर रहे हो? कज़ुकी कहती है, तुम्हें दिख नहीं रहा, हम अपना डेली रूटीन फॉलो कर रहे हैं। अब चलो मेरे रास्ते से हटो, मुझे नहाने जाना, लेट हो जाऊंगी। तो ये सब जानने के बाद यू किचन में जाकर उनके लिए नाश्ता बनाने लगता है और वो हमें बताता है, ऐसा ही होता था जब मैं अपनी मॉम के लिए खाना बनाता था, लेकिन वो बिना खाए ही वहाँ से चली जाती थी। पर जब मैं देखता था तो उन्होंने अपने लिए ही बहुत सारा खाना बनाया हुआ था। प्रोडिजी लोगों की जिंदगी ऐसी ही होती है। फिर खाना बनाने के बाद वो खा रहा होता है, तभी वहाँ पर नीको आती है। तो कहती है, इतना सारा खाना कहाँ से आ गया? यू कहता है, मैंने कुछ एक्स्ट्रा बनाया है, तुम चाहो तो खा सकती हो। तो वो उससे खाना लेने वाली होती है, पर वो कहती है, नहीं मैं तुम्हारा ये हैवी खाना नहीं खा सकती। यू कहता है, अगर तुम एक्टिंग करोगी तो मैं सारा खा जाऊंगा। और वो उसे खाते हुए चिढ़ाने लगता है। तो नीको कहती है, बस करो, मैं तुम्हारा अनबैलेंस खाना नहीं खाऊंगी। तो यू कहता है, अनबैलेंस? तो नीको उसे अपने खाने के अंदर विटामिन वगैरह गिनवाने लगती है। पर तभी वो देखती है कि वो लेट हो गई है, क्योंकि ये लोग अपने एक्टिंग वगैरह और मैचेस वगैरह के लिए जाते रहते हैं, इसीलिए वो संडे को भी छुट्टी पर नहीं रहते। उसके बाद वो लोग तैयार होकर वहाँ से जाने लगते हैं। पर तभी यू उनके पास आकर कहता है, तुम लोग रुक जाओ। तो वो लोग कहते हैं, क्या हो गया? यू कहता है, तुम लोग कुछ भूल रहे हो। तो वो लोग अपना सामान चेक करने लगते हैं और कुछ और भी चेक करते हैं। फिर वो कहते हैं, पर हमारे पास तो सब कुछ है। तो यू कहता है, तुम्हारा दिन अच्छा हो। ये सुनकर वो लोग कहने लगते हैं, क्या बकवास है, तुमने इस चीज के लिए हमें रोका था। उसके बाद वो लोग वहाँ से चले जाते हैं। नीको चलते चलते अपनी शकल शीशे में देखती है और कहती है, मैं इतनी बेकार क्यों लग रही हूँ। और वो यू की बातों की वजह से बहुत ज्यादा शर्मा रही थी, इसलिए उसके सर में ब्लास्ट हो जाता है। और वो तीनों साथ में कहते हैं, उसने जो बोला वो सच में मुझे अच्छा लगा। फिर यू की तरफ मिस्टर मिकादो का कॉल आता है, जो कि उससे पूछता है, तो बताओ यू, तुम्हारा पहला दिन कैसा रहा? तो यू कहता है, हाँ मैं आपकी बेटियों से घुल मिल रहा हूँ। मिस्टर मिकादो कहता है, इस बात पर मुझे तुमसे एक मदद चाहिए। तो यू कहता है, हाँ बताइए कैसी मदद? तो मिस्टर मिकादो कहता है, मेरी बेटियां अभी अपने मुश्किल वक्त को फेस करने वाली हैं, तो मैं चाहता हूँ कि तुम उनकी हर
हर चीज में मदद करो। मुझे तुमसे बहुत ज्यादा उम्मीदें हैं। मेरी सबसे बड़ी बेटी कजुकी एक मुश्किल ऑडिशन दे रही है और निको नेशनल कराटे चैंपियन दोबारा बनने की कोशिश कर रही है और मीवा का एक सोगी टाइटल मैच होने वाला है। अगर तुम उनके साथ मिलकर उन मुश्किलों को हल कर दोगे तो मेरी बहुत मदद हो जाएगी और साथ ही साथ तुम्हारा और मेरी बेटियों का रिश्ता मजबूत हो जाएगा। यू कहता है हाँ मैं बिल्कुल उनकी मदद करूंगा। मिस्टर मिकादोनो कहता है यू मुझे तुम पर बहुत ज्यादा भरोसा है और वो कॉल काट देता है। पर यू सोचता है कि क्या उन्हें सच में मेरी मदद चाहिए जबकि मैं किसी भी काम का नहीं हूँ। मैं तो पढ़ाई और खेल कूद में भी एवरेज से भी कम हूँ। मैं बिल्कुल ही नाकारा इंसान हूँ। मैं टॉप पर चल रहे प्रोडिजियों की मदद कैसे करूंगा। वो लोग तो वीकेंड पे भी मेहनत करते हैं लेकिन फिर भी अगर वो सच में मुश्किल पार नहीं कर पाई तो यू क्या तुम सच में एक्ट्रेस सुबारू के बेटे हो। उसका टैलेंट तुम में बिल्कुल भी नहीं आया है। मुझे तुमने डिसअपॉइंट किया है। यू कहता है मेरे जैसे नॉर्मल बंदे के लिए ये काफी ज्यादा मुश्किल है और वो वहाँ से जाते हुए कहता है लेकिन मुझसे जो हो सकेगा वो मैं करूंगा। इसलिए मुझे सबसे पहले उनके साथ बैठकर खाना खाना है और वो सुपरमार्केट जाकर वहाँ से खाने का सामान खरीदने लगता है। फिर शाम के वक्त निको वापस आती है तो यू उसे वेलकम बैक कहता है पर निको उसको देखकर डर जाती है। अरे मैं चिल्ला क्यों रही हूँ, मैं तो भूल ही गई थी कि ये अब हमारे साथ रहता है। और फिर वो उसे देखकर ब्लश करने लगती है। तभी यू खाना चखता है और निको को भी टेस्ट करने को कहता है पर निको कहती है तुम्हें क्या लगता है तुम खाने से मुझे जीत सकते हो। तुम ऐसा कभी नहीं कर सकते। मैं अपना खाना खुद खरीदती हूँ। उसके बाद निको फ्रेश होकर वापस आती है तो देखती है यू इस बार बहुत ज्यादा सीरियस होकर खाना बना रहा है और वो बहुत सारी रेसिपी बुक खोलकर बैठा हुआ है। जो वहाँ मीवा भी आ जाती है तो यू कहता है मैं हम सबके लिए एक अल्टीमेट डिनर बना रहा हूँ। पर हमें उनके बचपन का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर एक मेड उनके लिए खाना बनवा कर लाई थी पर वो लोग उस खाने को खाने से मना कर देते हैं और कहते हैं हमें अच्छे से पता है कि हमें अपने शरीर के अंदर क्या डालना है। फिर निको अपने रूम में आकर खाना खाने लगती है पर वो सोचती है कि उसे एक बार जाकर देख लेना चाहिए कि उसने कैसा खाना बनाया है। और जब वो वहाँ आकर देखती है तो वो कहती है ये तो बिल्कुल बैलेंस खाना है। फिर निको पीछे से आकर के कहता है इसके अंदर तुम्हारे हिसाब से प्रोटीन और विटामिन है। निको कहती है हाँ मैं समझ गई, मैं तुम्हारा बनाया हुआ खाना खाऊंगी। तो ये सुनकर यू को राहत मिलती है। फिर निको सोचती है इसने सही में बहुत ज्यादा मेहनत करके मेरे लिए खाना बनाया है इसलिए मैं इसका बनाया हुआ खाना खाऊंगी। और वो उसके खाने को खाकर कहती है हाँ ये इतना बुरा भी नहीं है। यू सोचने लगता है आखिरकार मैंने इस बिल्ली को खाना खिलाई दिया। निको कहती है अबे तू क्या बकवास सोच रहा है। फिर मीवा वहाँ आकर के देखती है तो उसके मुंह से भी पानी आने लगता है पर तभी उसके पीछे से यू आकर उसके हिसाब से उसके खाने के बारे में बताने लगता है। तो मीवा भी कहती है हाँ ठीक है मैं खाना खाती हूँ और वो भी खाना खाने के लिए आ जाती है। निको सोचती है उसने हम दोनों के लिए अलग अलग खाना बनाया। मीवा कहती है निको काफी टाइम हो गया हम लोगों को ऐसे एक साथ खाना खाए हुए और उन दोनों के बीच बातें होने लगती हैं। ये देखकर यू को बहुत अच्छा लगता है। फिर वहाँ कजुकी आती है और कहती है तुम लोग इतनी जल्दी कैसे आ गए और तुम ये उसका बनाया हुआ खाना कैसे खा रहे हो। फिर से यू आ जाता है और कहता है मैंने तुम्हारे हिसाब से तुम्हारे लिए खाना बनाया है और उसके अंदर से कुछ ज्यादा ही ऑरा निकल रहा होता है। उसके खाने को देखकर कजुकी की आंखें चमक जाती है पर वो कहती है नहीं मुझे ये नहीं खाना। निको कहती है तुम्हें ऐसा नहीं करना चाहिए, उसने ये बहुत मेहनत से बनाया है। कजुकी कहती है हाँ तुम सही कह रही हो लेकिन ये मेरे टाइप का खाना नहीं है। यू कहता है ये फीडिंग तो फेल हो गई। निको ये देखकर उसके लिए बुरा महसूस करती है और कहती है लाओ मैं ये खा लूं। अगर कोई खाने को वेस्ट करता है तो मुझे अच्छा नहीं लगता। यू कहने लगता है अगर तुमने इसे खाया तो तुम्हें इससे ज्यादा प्रोटीन मिलेगा और तुम मोटी हो जाओगी लेकिन चिंता मत करो, मैं पूरी तरह से ध्यान रखूंगा कि तुम्हारी बॉडी में क्या जा रहा है। और ये कहकर वो स्माइल करता है। तो ये सुनकर निको फिर से शर्माने लगती है पर वो चिल्लाते हुए कहती है तुम जो कह रहे हो उससे मुझे गलत फील हो रहा है। पर यू को समझ नहीं आता कि वो क्या कहना चाह रही है। यू फिर से अगले दिन कजुकी के लिए खाना बनाता है पर वो उसे नहीं खाती। तो वो स्कूल में बैठकर सोच रहा होता है आखिरकार कजुकी सान को क्या पसंद है। फिर कजुकी को दिखाया जाता है जिसके चारों तरफ लड़कियां ही लड़कियां होती है और वो उसकी तारीफ कर रही होती है। तभी वहाँ पर यू आ जाता है और कहता है मेरी बात सुनो कजुकी सामा, मैं पूरी रात जागा कि तुम मेरे प्यार को एक्सेप्ट कर लो। कजुकी सान एक चीज है जो मैं सिर्फ तुम्हें दे सकता हूँ और मुझे उम्मीद है कि वो तुम्हें बहुत ज्यादा पसंद आएगा। और वो अपने खाने की बात कर रहा था पर वो लोग गलत समझने लगते हैं। कजुकी कहती है तुम ये ऐसे क्यों कह रहे हो, लोग गलत समझ जाएंगे, घर चलो मैं तुम्हें बताती हूँ। तो वो सारी लड़कियां सोचने लगती है कि कजुकी सान क्या कह रही है, क्या ये लोग एक साथ घर पे रहते हैं। और वो उससे सवाल जवाब करने लगते हैं। तभी यू वहाँ से भाग जाता है। कजुकी कहने लगते हैं अरे रुक जाओ मेरी मदद तो करके जाओ। उसके बाद यू निको के पास जाता है ताकि वो कजुकी के फेवरेट खाने के बारे में पूछ सके। फिर जैसे ही वहाँ पर यू जाता है निको उसे देखकर रात वाली बात याद करने लगती है तो इसीलिए वो गुस्सा हो जाती है। तभी निको के साथी कहने लगते हैं तुम हमारी कैप्टन को उनके नाम से क्यों बुला रहे हो, तुम मार खाना चाहते हो क्या। तभी यू देखता है निको के अंदर से डीमन बाहर आ रहा है तो ये देखकर वो वहाँ से भाग जाता है। फिर मीवा को दिखाया जाता है जहाँ पर कुछ लड़कियां अपने होमवर्क के बारे में बात कर रही होती है। तो मीवा उनसे बात करने की कोशिश करती है पर वो लोग वहाँ से उठकर चले जाते हैं। फिर यू रास्ते में उन्हीं लड़कियों को देखता है जो कि बात कर रहे होते हैं। मीवा सच में नेक्स्ट लेवल है, उसने अपना काम पहले ही कर लिया। फिर यू मीवा के पास आता है लेकिन वो देखता है वो अकेले बैठी हुई है और ये देखकर
वो सोचता है जैसा वो घर पर रिएक्ट करती है वैसा उसके साथ यहाँ पर नहीं होता। फिर वो उसके पास आकर कहता है, मीवा-सान चलो हम कैफेटेरिया चलते हैं, क्या तुम्हें लंच नहीं करना? पर मीवा उसे वहाँ से जाने के लिए कहती है और वो खुद उठकर वहाँ से चली जाती है। तो यू उसका पीछा करने लगता है। मीवा कहती है, तुम मेरा पीछा क्यों कर रहे हो, अपने काम से काम रखो ना। पर वो उसके पीछे ही पड़ जाता है और पूरे स्कूल में उसे दौड़ाता है। आखिरकार वो लोग थक के एक जगह पर बैठ जाते हैं। तभी यू कहता है, मीवा-सान तुम क्लास में काफी चुप रहती हो। और मीवा उसे बताती है, मैं उन लड़कियों के लेवल पर नहीं पहुंच सकती। मुझे नहीं पता कि एक हाई स्कूल की लड़कियां आपस में कैसी बातें करती हैं और मैं रॉयल्स में से हूँ, इसलिए मैं उनसे बहुत अलग हूँ। तो यू कहता है, मैं समझ सकता हूँ। मीवा कहती है, तुम कैसे समझ सकते हो? यू कहता है, क्योंकि मैं भी एक रॉयल हूँ। वो पूछते है, तुम एक रॉयल कैसे हो सकते हो? यू कहता है, मैं रॉयल इसलिए हूँ क्योंकि मैं एक रॉयल तरीके से सोचता हूँ और मैं एक रॉयल तरीके से बेवकूफ हूँ और रॉयल तरीके से कमजोर भी। मीवा कहती है, ये बात रॉयल कैसे हो सकती है? यू कहता है, और मेरी माँ से मिली हुई ये शक्ल बिल्कुल ही गलत एडवर्टाइजिंग करती है। मीवा कहती है, हाँ ये तुम्हारे लिए मुश्किल है। यू कहता है, हाँ अलग होना काफी मुश्किल होता है, लेकिन इसी से हम खास बनते हैं। पर हाँ मुझे पता है कि ये सोचना भी ज्यादा है कि मैं तुम्हारे जैसा हूँ, लेकिन मैं ना ज्यादा पास हूँ और ना ज्यादा दूर। और वो उल्टी सीधी बातें करने लगता है और वो अपनी बातों में उलझ जाता है। मीवा कहती है, जब तुम्हें खुद समझ नहीं आ रहा तो तुम मुझे क्या समझाओगे? तो वो उससे माफी मांगने लगता है। तभी मीवा हंसने लगती है और उससे कहती है, तुम बेवकूफ हो। उसके कुछ देर बाद मीवा कहती है, समझ गई, तुम्हें कजूकी के बारे में जानना है। यू कहता है, हाँ मुझे एंट की बहुत ज्यादा जरूरत है। और वो दोनों सैंडविच खा रहे होते हैं। मीवा कहती है, मुझे एक बात याद आई, जब कजूकी 3 साल की थी तो उसने मॉम से कहा था कि वो सिर्फ उसके लिए खाना बनाए, लेकिन वो ये कहकर बहुत ज्यादा खुश हो रही थी। यू कहता है, मीवा को तो बहुत पुरानी बात याद है, जब कजूकी सान 3 साल की थी, ये तब की बात है। फिर शाम को घर आने के बाद वो सोच रहा होता है कि वो कजूकी के लिए क्या खाना बनाए, क्योंकि उसे डायरेक्टली नहीं मालूम था कि कजूकी को क्या पसंद है। फिर वहाँ पर कजूकी आती है, इसकी हालत खराब होती है और वो वहीं पर गिर जाती है। फिर वो लोग उसे बेडरूम में ले आते हैं। कजूकी कहती है, तुम लोग मुझे लेकर कुछ ज्यादा ही सोच रहे हो, मुझे कुछ नहीं हुआ है, मैं ठीक हो जाऊंगी। पर जब मीवा उसके सर पे हाथ रख के देखती है तो उसका हाथ जल जाता है। तो नीको कहती है, तुम ज्यादा हीरो बनने की कोशिश मत करो, जल्दी से पट्टी लगा लो। फिर वहाँ पर यू आ जाता है और कहता है, कजूकी सान मैंने तुम्हारे लिए खिचड़ी बनाई है, अगर तुम चाहो तो ये खा सकती हो, इससे तुम्हें न्यूट्रिशंस मिलेंगे। कजूकी कहती है, बहुत हो गया, मुझे तुम लोगों से परेशानी हो रही है। और वो उन तीनों को बाहर निकाल देती है और वो खुद से कहती है, पता नहीं क्यों मैं बीमार पड़ गई, कितनी बेकार हूँ मैं। फिर नीको और मीवा यू को बता रहे होते हैं वो इतनी ज्यादा मेहनत करती है कि वो बार बार बीमार हो जाती है। फिर कजूकी उसके लिए बहुत सारा खाना बना लेता है और कहता है, अब तो उसे मेरा खाना खाना ही होगा। और वो फिर से उसके लिए खाना लेकर जाता है। कजूकी कहती है, मुझे तंग मत करो। और वो उठकर उसके पास जाने लगती है और कहती है, मैंने तुमसे कहा ना यहाँ से चले जाओ। पर उसे चक्कर आ जाता है और वो उसके ऊपर ही गिर जाती है। कजूकी कहती है, अगर तुम मुझे पकड़ नहीं सकते तो मुझे प्लीज अकेला छोड़ दो। यू कहता है, मैं तुम्हारे लिए सप्लीमेंट ले आता हूँ, इस तरीके से तो तुम्हारी रिहर्सल खराब हो जाएगी और मैं तुम्हारी मदद कर सकता हूँ, क्योंकि मैं स्टार एक्ट्रेस सुबारू अयासे का बेटा हूँ। मैं 2 साल का था तब से डिबेट कर रहा हूँ। तो ये सुनकर कजूकी अपने मन में कहती है, ये तो मेरा सीनियर है, लगता है फेलियर होने के बावजूद इसके पास कुछ न कुछ तो टैलेंट है। और फिर यू उसे एक्टिंग करके दिखाता है, पर उसकी एक्टिंग देखकर कजूकी उसे अपने कमरे से बाहर निकाल देती है और कहती है, इतनी बकवास एक्टिंग तो मैंने आज तक नहीं देखी, मैं अकेले प्रैक्टिस कर लूंगी। और वो कहती है, तो तुम वही है जो अपने पेरेंट्स के पावर पर उछलते हो, इसलिए तुम्हें सब फेलियर कहते हैं। उसके बाद यू पूरी स्क्रिप्ट पढ़ के फिर से वहाँ आ जाता है और जब फिर से दोबारा से एक्टिंग करता है तो वो उसे फिर भगा देती है और वो बार बार ऐसा करने लगता है। पर हर बार कजूकी उसे कमरे से बाहर निकाल देती है और कहती है, अब वापस मत आना, तुम सच में बेकार हो। फिर हमें दिखाया जाता है कजूकी से हर बार क्या कहा जाता है। शो के ओनर कहते हैं, कजूकी हमें तुमसे काफी उम्मीदें हैं, इसीलिए हमें डिसअपॉइंट मत करना। प्रेजेंट में कजूकी कहती है, वो मुझ पर ही सारी उम्मीदें रखते हैं, इसलिए मैं ऐसे बेकार तरीके से बिस्तर पे पड़ी नहीं रह सकती। फिर वो नीचे आती है तो देखती है वहाँ पर यू प्रैक्टिस करने की कोशिश कर रहा है। तो ये जानने के बाद वो उसके साथ प्रैक्टिस करने लगती है, पर यू अभी भी बहुत ही बुरी एक्टिंग कर रहा था। लेकिन कजूकी इस बार उस पर गुस्सा नहीं करती और उसके साथ एक्टिंग करने लगती है। पर तभी यू एक लाइन बहुत अच्छी बोल देता है, जिसे देखकर वो बहुत ज्यादा खुश हो जाता है और रोने लग जाता है। फिर कजूकी कह देती है, मैं तुम्हारा बना हुआ खाना खाऊंगी, लेकिन एक शर्त पर वो बोलते बोलते बिस्तर पर लेट जाती है और फिर बोलती है, प्लीज उसमें गाजर मत डालना, मशरूम, शिमला मिर्च और करेला भी मत डालना और साथ में बैंगन भी मत डालना। तो ये सुनकर यू कहता है, रुको जरा, मतलब तुम ये नहीं मानना चाहती थी कि तुम एक फूसी ईटर हो, तुम तो अभी भी एक बच्ची हो। कजूकी कहते हैं, तुम अपना मुंह बंद रखो। अब कुछ देर बाद नीको और मीवा कुछ देखकर हैरान होते हैं और वो लोग कजूकी को खाना खाते हुए देखकर हैरान थे, क्योंकि वो अब यू का बनाया हुआ खाना खा रही थी। मीवा कहती है, अब तो दुनिया खत्म होने वाली है। यू
यू कहता है कजुकी सान तुम्हें सूप खत्म करने के लिए शाबाश। कजुकी कहती है ये तब तक ठीक है जब तक इसके अंदर कोई भी कैरेट या कोई सब्जी ना हो। यू कहता है पर मैंने उसके अंदर थोड़े से गाजर डाले थे। तो ये सुनकर कजुकी ब्लेस करने लगती है। फिर यू अपने मन में सोचता है इसमें बहुत वक्त लग गया, लेकिन आखिरकार मैंने तीनों को खाना खिला ही दिया। और रात को वो तीनों अपने अपने काम पर जाने लगते हैं। तो यू पूछता तुम लोग कहाँ जा रहे हो? तो वो लोग उसे बता देते हैं हमारा शो और हमारे कुछ मैचेस हैं इसलिए हम जा रहे हैं। तो ये सुनकर यू उदास हो जाता है और कहता है ऐसे ही होता था जब मेरी मॉम अपने काम से बाहर जाती थी। वो कभी कभी तो एक एक महीने तक घर वापस नहीं आती थी और इसी वजह से हम दोनों के बीच दूरियां बढ़ गई। यू बैठकर सोच रहा होता है मैं एक खुशहाल परिवार कैसे बना सकता हूँ। तभी उसे अपनी मॉम के शो की याद आती है तो वो उसे टीवी पर लगाकर देखने लगता है, जहाँ पर वो अपनी मॉम को शादी के जोड़े में देखता है और वो कहता है यही वो सीन है जिसमें मैं हर बार कंफ्यूज हो जाता हूँ। अब वो लोग अपने काम से वापस आ जाते हैं तो वो देखते हैं यू रो रहा है, इसलिए वो उससे पूछते हैं तुम रो क्यों रहे हो? कजुकी देखती है वो अपने मॉम का शो देख रहा है तो उसे लगता है कि वो अपनी मॉम को बहुत ज्यादा याद कर रहा है, इसलिए वो तीनों उसे अच्छा फील करवाने के लिए उसके साथ बातें करने लगते हैं। पर तभी यू उनसे कहता है मैं चाहता हूँ कि हम लोग एक खुशहाल परिवार की तरह रहें। मैं तुम तीनों को अपनी फैमिली बनाना चाहता हूँ। तुम हमें फैमिली बनाना चाहते हो मतलब? और तभी उनकी नजर टीवी पर जाती है जहाँ पर यू की मॉम शादी की रस्म पूरी करने के लिए किस कर रही होती है। तो ये देखकर उन तीनों को लगता है कि वो शादी की बात कर रहा है, पर वो लोग मन में ही कहते हैं हम इस जैसे नाकारा लड़के से शादी कैसे कर सकते हैं? पता नहीं मैं क्यों उससे शादी करने के बारे में सोच रही हूँ। तभी यू कहता है निको मैं सबसे पहले तुम्हारे बारे में जानना चाहता हूँ, तो मुझे बताओ तुम्हारा बर्थडे कब आता है? तो ये सुनकर वो लोग हैरान हो जाते हैं। हमें बताया जाता है कि दोनों हाई स्कूल के सेम ईयर में हैं। यू कहता है क्योंकि हम लोग हाई स्कूल के सेम ईयर में हैं तो मुझे तुम्हारी बर्थडे डेट पता होनी चाहिए ताकि हम पता कर सकें कि हम में से कौन बड़ा है। ऐसा हो सकता है कि तुम मेरी बड़ी बहन हो जाओगी और मेरा बर्थडे तो दिसंबर में आता है, तुम बताओ तुम्हारा बर्थडे कब आता है? तो ये सुनकर उन तीनों का मूड खराब हो जाता है और वो तीनों उससे कहते हैं तुम बेवकूफी रहोगे और वहाँ से चले जाते हैं। फिर निको नहाते हुए यू के बारे में ही सोच रही होती है। वो अभी तक एक बच्चा ही है जबकि वो हम तीनों लड़कियों के साथ रह रहा है, फिर भी उसके अंदर कोई भी चेंजेस नहीं आए। तभी उसे यू की चिल्लाने की आवाज आती है तो वो जल्दी से उठकर वहाँ से चली जाती है और उससे आके पूछती है यू क्या हो गया? तो यू कहता है मैं सुपरमार्केट से ब्रेड लाना भूल गया, मैं कल सबके लिए सैंडविच बनाने वाला था। निको कहती है इस बात पे कौन चिल्लाता है? यू कहता है निको सान तुम फिर से घर में टावल लपेट के घूम रही हो, तुम्हारी तबीयत खराब हो जाएगी। तो निको वहाँ से भागते हुए कहती है क्योंकि तुमने ही पूरे घर को सर पे उठा लिया था। और वो भागते भागते मीवा से टकरा जाती है। मीवा उससे पूछती है निको तुम ब्लश क्यों कर रही हो? निको कहती है वो मैं गर्म पानी में नहा रही थी इसीलिए ऐसा हो गया होगा। मीवा कहती है पर तुम तो पिछले 5 मिनट से ही नहाने गई थी, ये किसी और वजह से हो सकता है। यू आकर के कहता है मीवा सान मैंने तुम्हारे कपड़े तय कर दिए हैं। तो मीवा उससे कपड़े लेने लगती है पर उसका हाथ यू के हाथ से टच हो जाता है और उसका शरीर पूरी तरीके से लाल हो जाता है, इसलिए उसके हाथ से वो कपड़े छूट जाते हैं। मीवा कहते ये अभी मुझे क्या हुआ था? निको कहती है अब तुम भी ब्लश कर रही हो, ऐसा तो नहीं कि तुम भी उसको चुपके से पसंद करती हो? तो मीवा कहती है तुम भी से तुम्हारा क्या मतलब है, यानी कि तुम भी उसे पसंद करती हो? तो निको कहती है तुम क्या कह रही हो, ऐसा तो कभी हो ही नहीं सकता। और वो दोनों लड़ने लगते हैं। फिर वहाँ कजुकी आकर कहती है मीवा और निको तुम लोग बड़े हो चुके हो, तुम्हें अच्छे से बिहेव करना चाहिए। यू कहता है कजुकी सामा क्या तुम ये ऊपर रखने में मेरी मदद कर सकती हो? तो कजुकी कहती है मेरा मूड अच्छा है इसलिए मैं तुम्हारी मदद कर दूंगी, और वो उससे सामान लेके ऊपर रख देती है। यू इसके लिए उसे थैंक यू बोलता है और उसकी स्माइल देखकर वो दूसरी तरफ अपना मुंह करके ब्लश करने लगती है, पर वो दोनों उसे घूर रहे होते हैं। कजुकी कहती है तुम लोग मुझे क्यों घूर रहे हो? तो वो दोनों कहते हैं लगता है तुम भी उसे पसंद करती हो। इस पर वो तीनों ही साथ में लड़ने लगते हैं। यू उन लोगों को शांत करवाता है और कहता है मुझे पता नहीं कि तुम लोग क्यों लड़ रहे हो। तो सुनकर उन लोगों का फिर से मूड खराब हो जाता है और वो लोग वहाँ से चले जाते हैं। यू देखता है कि उनकी लड़ाई की वजह से पूरा घर तहस नहस हो चुका है और सफाई करते हुए उसे डिनर टेबल पर एक फोटो मिलती है जिसमें कि उन तीनों की बचपन की फोटो होती है। तो उसे लेकर वो सबके पास जाता है ताकि वो पूछ सके कि किसने वहाँ पर उसे छोड़ा था, पर वो सब कह देते हैं कि ये एक फैमिली फोटो है इसलिए किसी की नहीं है। तो यू ये सब जानने के बाद कहता है जरूर उनमें से कोई एक झूठ बोल रहा है क्योंकि उनमें से किसी ने इस फोटो को बहुत ज्यादा संभाल कर रखा था, पर ये फोटो है कहाँ की? और इसमें तो वो तीनों जैसी अभी हैं वैसी है ही नहीं। अब वो लोग स्कूल आ जाते हैं जहाँ पर यू सोच रहा होता है कि वो उन तीनों को वापस से एक साथ कैसे लाए। फिर उसे एक आइडिया आता है तो वो अपने फोन पर कुछ सर्च करने लगता है। फिर रात के वक्त मीवा बोलती है अरे मैं फिर से भूल गई कि मुझे होटल्स बुक करने थे। यू कहता है तुम चिंता मत करो, मैंने तुम लोगों के लिए पहले ही होटल्स बुक कर दिए हैं, और वो उन्हें उनके होटल के कोऑर्डिनेट्स दे देता है। मीवा कहती है यार मुझे 2 दिन तक अब होटल का बकवास खाना खाना होगा। तो ये सुनकर वो दोनों भी अपनी मुंडी हिलाते हैं। यू कहता है होटल का बकवास खाना यानी तुम्हें मेरा बनाया हुआ खाना पसंद है? तो मीवा बोलती है ये तुमसे किसने कहा कि मुझे तुम्हारा खाना पसंद है? कजुकी और निको भी अपने मन में बोलते हैं मैं बहुत पास थी, मैं भी यही बोलने वाली थी। उसके बाद मीवा का मैच दिखाया जाता है जहाँ पर वो जिस लड़की से मैच कर रही थी वो उसे तुरंत हरा देती है। और शाम के वक्त जब वो अपने होटल की तरफ जा रही थी वो एक ब्रिज पर रुककर उस जगह को देखकर कहती है इस जगह को देखकर तो पुरानी यादें ताजा हो गई। उसके बाद वो होटल जाती है जहाँ पर उसे कजुकी दिखती है।
तो उससे पूछती है तुम यहाँ क्या कर रही हो। कजुकी भी पूछती है तुम यहाँ क्या कर रही हो, और तभी निको भी वहाँ आ जाती है और कहती है तुम दोनों यहाँ क्या कर रहे हो। यू कहता है देखिए मेरी स्ट्रेटेजी, मैं चाहता हूँ कि तुम लोग एक साथ एक ही रूम में टाइम स्पेंड करो, जिससे कि तुम लोग खुद को अच्छे से जान पाओगे। पर वो तीनों पूछते तुम यहाँ क्या कर रहे हो। यू कहता है यहाँ पास ही में आज रात एक फेस्टिवल होने वाला है और उस फेस्टिवल में जाने के लिए मैं तुम्हारा गाइड बनने के लिए यहाँ आया हूँ। तो वो तीनों गुस्से में कहने लगते हैं तुम्हें क्या लगता है हमारे पास टाइम है वहाँ जाने के लिए। यू उनसे रिक्वेस्ट करने लगता है। कजुकी कहती है ठीक है मैं वहाँ जाऊंगी, लेकिन तुम लोगों को अच्छे कपड़े पहनकर मेरे साथ जाना होगा। यू कहता है तुम ये मुझ पर छोड़ दो। फिर वो उन्हें एक किमोने की दुकान पर ले आता है, जहाँ पर एक आंटी उन लोगों को देख करके हैरान हो जाती है कि तीनों दोनों बहनें यहाँ क्या कर रही हैं। फिर वो उन लोगों को अच्छे अच्छे किमोनो दिखाने लगती है, जहाँ पर कजुकी एक अच्छा सा किमोनो खरीदती है और मीवा एक बिल्ली वाला किमोनो पहनती है। यू उन दोनों की फोटोज ले रहा होता है। फिर वो देखता है नीको ने कोई भी किमोनो नहीं लिया, तो आंटी वहाँ आकर कहती है तुम पर ये किमोनो अच्छा लगेगा। फिर नीको अपना फ्लैशबैक याद करती है, जहाँ पर वो जब भी लड़कियों वाले कपड़े पहनने जाती थी उसके डैड उसे लड़कों वाले कपड़े पहना देते थे। यू कहता है तुम्हारे लिए यहाँ पर जरूर कुछ होगा, और वो एक पिंक वाला किमोनो उसके पास लाकर दिखाता है। ये देखकर मीवा कहती है ये तो नीको कभी नहीं पहनेगी, वो किमोनो उसके लिए बिल्कुल ही लड़की जैसा है। तो यू कहता है नहीं, नीको इसमें बहुत ज्यादा क्यूट लगेगी। पर नीको यू की बात सुनने के बाद ब्लश करने लगी थी। आंटी कहती है पर वो इसमें भी अच्छी लगेगी। यू कहता है नीको तुम ही चुनो इनमें से क्या पहनोगी। फिर सीन कट हो जाता है और नीको अंदर जाकर किमोनो पहन रही होती है। फिर जब वो बाहर आती है तो सब उसकी खूबसूरती को देखकर हैरान हो जाते हैं, क्योंकि सच में नीको बहुत ज्यादा खूबसूरत लग रही होती है। आंटी कहती है तो फैसला हो गया। अब वो लोग किमोनो लेने के बाद फेस्टिवल में आ जाते हैं, जहाँ पर बहुत सारे स्टॉल्स को देखकर वो लोग कहते हैं ये जगह तो बहुत ही अच्छी है, बचपन के दिन याद आ गए। और मीवा को खाना देखकर भूख लग जाती है। कजुकी को दिखाया जाता है जिसके पास उसके फैंस इकट्ठा हो गए थे। तो ये देखकर यू परेशान हो जाता है कि वो तो कजुकी की पॉपुलैरिटी के बारे में भूल ही गया था। अब वो तीनों को एक साथ टाइम स्पेंड करने में कैसे मदद कर पाएगा, और उसके फैंस उससे सवाल पूछने लगते हैं। यू को समझ नहीं आ रहा था कि वो कजुकी को लेने जाए कि नहीं। फिर कजुकी देखती है नीको और मीवा वहाँ के खाने को एंजॉय कर रहे हैं, तो ये देखकर वो थोड़ी सैड हो जाती है, और शायद से वो ये सोच रही थी कि वो फेमस होने की वजह से फेस्टिवल एंजॉय नहीं कर पा रही। मीवा कहती है सच में कजुकी बहुत ज्यादा फेमस है। नीको कहती है उसे लोगों के साथ रहना अच्छा लगता है। मीवा कहती है नीको चलो हम फिश पकड़ने वाला गेम खेलते हैं। फिर दोनों वहाँ से चले जाते हैं। एक लड़की को दिखाया जाता है जो कि कजुकी के फैंस को देखकर कहती है अबे यार ये सब क्या है, वो तो सिर्फ एक लड़की ही है, ये लोग इतना ज्यादा एक्साइटेड क्यों हो रहे हैं। और वो जाते जाते गिरने ही वाली होती है कि उसे कजुकी पकड़ के कहती है तुम ठीक तो हो ना। तो ये देखकर वो ब्लेस करने लगती है और ऑडियंस तो कतई पागल। फिर कजुकी उसे उठाकर ले जाने लगती है। यू भी उसके साथ साथ जा रहा होता है और वो उसे देखकर कहता है मुझे कुछ भी करके कजुकी को उन दोनों के साथ ले जाना होगा। फिर कजुकी उस लड़की को एक जगह पर छोड़कर जाने लगती है, और तभी झाड़ियों से कोई हाथ निकालकर कजुकी को अपनी तरफ खींच लेता है, और उसके फैंस वहाँ आते हैं तो देखते हैं कि वो यहाँ पर नहीं है। फिर हमें पता चलता है वो यू ने किया था, उसी ने कजुकी का हाथ पकड़ के उसे अंदर खींच लिया था। तो कजुकी कहती है अरे नए लड़के तुम ये क्या कर रहे हो। तो यू उसे चुप होने का इशारा करता है, और वो उसके लिए कुछ खाने को भी लाया था, तो उसे देते हुए कहता है तुम्हें भी इस फेस्टिवल का मजा लेना चाहिए। तो कजुकी कहने लगती है तुम इसे अपने पास ही रख लो, तुम हमेशा मुझे खाने से नहीं फंसा सकते। तो यू अपने पास से एक बैंडेज निकालता है और उससे कहता है मैंने देखा कि तुम आज कुछ ज्यादा ही धीरे चल रही थी, तो मैं समझ गया कि तुम्हारे पैर में दिक्कत हो गई है। तो ये सुनकर कजुकी कहती है तुम मुझे पूरे वक्त से देख रहे थे, तुम तो बिल्कुल ही क्रीपी हो। तो ये सुनकर यू थोड़ा सा चौंक जाता है, लेकिन वो उससे कहता है अपना पैर इधर लाओ, और वो जबरदस्ती उसके पैर को अपनी तरफ ले आता है और देखता है कि उसके पैर में सैंडल की वजह से चोट लग चुकी है। तो वो उसे डांटने लगता है कि तुम्हें ऐसी हालत में नहीं चलना चाहिए था। तो ये सुनकर कजुकी ब्लेस करने लगती है। यू कहता है पर तुम हेल्प मांगने से क्यों हिचकिचा रही थी। तो कजुकी कहती है मैं ऐसा इसलिए कर रही थी क्योंकि मैं सबकी प्रिंस हूँ, और ये सोचना कि एक प्रिंस को कोई और बचाए ये बिल्कुल ही बेकार बात होगी। यू कहता है इससे क्या फर्क पड़ता है कि कौन किसे बचाता है, हर किसी को कभी न कभी किसी और की जरूरत होती ही है, और मुझे लगता है कि प्रिंस को भी हर हक है कि वो प्रिंसेस बन सके। तो तुम वो बनो जो तुम बनना चाहती हो, चलो अब अपना पैर दिखाओ। तो कजुकी उसे अपना पैर दे देती है, तो उस पर बैंडेज लगा देता है। ये देखकर कजुकी ब्लेस कर रही होती है, और दूसरी तरफ मीवा और नीको फिश पकड़ने का कंपटीशन कर रहे थे, जहाँ पर नीको हार रही थी। तो ये देखकर मीवा हंस रही थी और वो उसका मजाक भी उड़ा रही थी। मीवा कहती है नीको तुमसे ये नहीं हो पाएगा, रहने दो। तभी वहाँ पर यू किसी को लेकर आता है, तो ये देखकर वो दोनों कहते हैं अभी ये तेरे साथ कौन है। तो यू बताता है कजुकी सान है, वो छुप कर आज हमारे साथ सेलिब्रेट करेगी। उसके बाद वो लोग दो दो की टीम बनाकर वो फिश कंपटीशन शुरू कर देते हैं। मीवा कजुकी से कहती है कजुकी तुम्हें ये स्माइली मार्क्स हमेशा पहनना चाहिए, तुम हमेशा हमें गुस्से में घूरते रहती हो, तो इससे हमें
तुमसे डर नहीं लगेगा। तो निको भी कहती है हाँ ये सही कह रही है। यू कहता है चलो अब शुरू करते हैं। ये सब देखकर काजुकी थोड़ा स्माइल करती है क्योंकि उसे भी अब ये सब देखकर अच्छा लग रहा था, क्योंकि वो भी अपनी लाइफ एंजॉय करना चाहती थी, लेकिन उसके पॉपुलर होने की वजह से वो एंजॉय नहीं कर पाती थी। और मीवा धड़ाधड़ मछली पकड़े जा रही थी। निको कहती है जरूर तुम कोई चीटिंग कर रही हो, तुम्हारा स्पून अभी तक क्यों नहीं फटा। काजुकी भी कहती है हाँ तुम चीटिंग कर रही हो। तो मीवा कहती है हारने वाले लोग ऐसे ही कहते हैं, मुझ पर गुस्सा मत करो क्योंकि तुम दोनों बेकार हो। और वो उन दोनों को चिढ़ाती है। ये देखकर ये सोचता है लड़कियां तो एंजॉय करने की जगह झगड़ा कर रही है। फिर यूं वहाँ से जाते हुए कहता है मैं थोड़ी देर के लिए पास में ही जा रहा हूँ, तो तुम लोग झगड़ा मत करना और मजे करना। और वो वहाँ से जाने लगता है और रास्ते में कहता है जब वो लोग एक दूसरे के साथ टाइम बिताएंगे तो साथ में घुल मिल जाएंगे। फिर वो एक जगह पर आता है जहाँ पर एक अनाउंसर कह रहा था सब लोग हमारी बात पर ध्यान दीजिए, आओ और अपनी किस्मत आजमाओ। इस फेस्टिवल में जो भी इस तालाब को पार करके वहाँ पहुंचेगा वो इस स्टैचू के साथ फोटो खिंचवा सकता है। तो यूं उनकी पुरानी फोटो देखकर कहता है इन बहनों ने बचपन में इसी स्टैचू के साथ फोटो खिंचवाई थी, तो अब मैं जरूर इस बार उनके लिए फिर से एक फोटो यादगार के तौर पर खिंचवाऊंगा। और वो सोचने लगता है कि अगर वो इसे पार कर लेगा तो वो साथ में वो फिर से उन लोगों की फोटो खींच लेगा। लेकिन जब कुछ लोग कोशिश करते हैं तो वो लोग गिर जाते हैं। ये देखकर बाकी लोग कहने लगते हैं ये तो नामुमकिन है, हम लोग ये सब नहीं कर पाएंगे। पर फिर से कुछ लोग कोशिश करते हैं लेकिन वो लोग भी गिर जाते हैं। तो उस अनाउंसर का साथी कहता है ये सच में बहुत ज्यादा मुश्किल है। तो अनाउंसर कहता है आखिर पिछले 10 सालों में इसे कोई भी पार नहीं कर पाया। मुझे अभी भी याद है वो 3 छोटी बहनें थी जो इसे पार कर पाई थी। उसके बाद यू कोशिश करता है पर वो पहले ट्राई में गिर जाता है। वो अनाउंसर कहता है सभी लोग सुनिए, आप जितनी बार ट्राई करना चाहते हैं कर सकते हैं। पर वो लोग कहने लगते नहीं हमें नहीं करना, हम बाकी के फेस्टिवल को एंजॉय करना चाहते हैं। और वो लोग जाने लगते हैं। यू कहता है प्लीज मुझे फिर से कोशिश करने दीजिए। और वो फिर से दोबारा कोशिश करता है पर वो थोड़ी दूर जाता है तो फिर से गिर जाता है। लोग ये देखकर कहते हैं तुम्हें अपनी जिद छोड़ देनी चाहिए। पर यू खड़ा होता है और कहता है नहीं मैं ये करके ही रहूंगा। और वो 10-20 बार और कोशिश करता है लेकिन उसकी कोशिश करते करते बारिश होने लगती है। यू कहता है 10 साल पहले उन तीनों बहनों ने भी ये किया था, तो मुझे भी उनके लिए दोबारा से करना होगा। और खुद को हौसला देकर वो इस बार बहुत ही तेजी से जाकर उसे क्रॉस कर ही लेता है। वो दोनों उसे बधाई देते हैं। फिर वो कहता है चलो अब फोटो ले लेते हैं। तो यू कहता है रुकिए मैं और 3 लोगों को लेकर आ रहा हूँ। पर जब वो वहाँ पहुँचता है तो देखता है पूरा फेस्टिवल अब बंद हो चुका है और वहाँ पर कोई भी नहीं है। इसीलिए वो नीचे गिर के वहीं लेट जाता है और खुद से कहता है मैं कितना बेकार हूँ और मैं ये कैसे सोच सकता हूँ कि मेरे जैसे लड़के के लिए कोई इंतजार करेगा। शायद से वो गुस्से में होटल वापस चले गए। मैं बस चाहता हूँ कि वो लोग एक साथ हो जाएं। और जैसे ही वो अपनी आंख बंद करके खोलता है वो देखता है वहाँ पर तीनों बहनें छाता लेकर खड़ी हैं। वो तीनों पूछते हैं नए लड़के तुम यहाँ पर पड़े हुए क्या कर रहे हो, तुमने कहा था कि तुम थोड़ी देर में वापस आ जाओगे लेकिन तुम इतने गंदे कैसे हो रखे हो। यू कहता है मुझे तो लगा कि तुम लोग मुझे छोड़कर चले गए होंगे। तो लोग कहते हैं तुम क्या हमें बेरहम समझते हो, वैसे भी तुम हमारे गाइड हो, तो तुमने हमें फेस्टिवल घुमा दिया तो अब हमें होटल तक ले चलो। निको कहती है हम माफी चाहते हैं कि हम तुम्हारे लिए छाता नहीं ला पाए क्योंकि वो सारे छाते बिक गए तो इसीलिए। और वो तीनों साथ में कहते हैं चलो साथ में चलते हैं और वो अपना छाता बढ़ा लेते हैं। यू कहता है तुम तीनों ने साथ में बोला इसलिए मुझे समझ नहीं आया, क्या तुम लोग फिर से बोल सकते हो। तो ये सुनकर वो तीनों शर्माने लगते हैं और कहते हैं क्या तुमने कुछ सुना। और वो तीनों लड़ने लगते हैं कि तुम मेरे टाइम पर क्यों बोल रही हो। मीवा कहती है अगर तुम उसके साथ छाता शेयर करना चाहती हो तो जाओ ना। काजुकी भी कहती है हाँ मुझे भी इससे कोई एतराज नहीं है। तो ये सुनकर निको हैरान हो जाती है। तो निको कहती है चलो इसे डिसाइड करने के लिए रॉक पेपर सीजर खेलते हैं। और जब रॉक पेपर सीजर होता है तो निको ही हार जाती है और वो यू को अपने साथ ले जाने लगती है। निको अपने मन में कहती है ये कैसी अजीब फीलिंग है, मैं बस चल रही हूँ पर मुझे ऐसा लग रहा है कि मैं मैराथन में दौड़ कर आई हूँ जिस वजह से मेरा दिल बहुत तेज धड़क रहा है। और थोड़ी देर बाद वो लोग नहा रहे होते हैं जहाँ पर निको कुछ ज्यादा ही उस बारे में सोच रही होती है और कहीं और टच कर रही होती है। ये देखकर वो दोनों हैरान हो जाते हैं। काजुकी कहती है ये क्या हो रहा है, क्या वो सच में एक असली औरत बनना चाहती है। और वो दोनों साथ में अपने मन में सोच रहे होते हैं पर उसका फिगर मेरे जैसा नहीं है। और वो एक दूसरे के संतरे के बारे में बोल रहे होते हैं कि उसके बड़े नहीं मेरे बड़े हैं। और ये कहकर वो दोनों शिनचैन की तरह हंसने लगते हैं। फिर वो लोग नहा कर आते तो देखते हैं यू वहीं पर है। यू उन्हें कल के लिए बेस्ट ऑफ लक बोलता है। वो लोग पूछते हैं तुम नहाने नहीं जा रहे। तो यू कहता है मैं अपने लिए यहाँ पर कमरा बुक करना भूल गया और अभी जब करने गया तो पता चला कि ये होटल पूरा बुक है, इसलिए मैं घर ही जाने का सोच रहा हूँ। ये सुनकर वो लोग हैरान हो जाते हैं कि ये हर काम में कितना बेकार है। फिर यू वहाँ से जाने लगता है। काजुकी कहती है रुक जाओ नए लड़के। उसके बाद वो लोग कमरे में आ जाते हैं जहाँ पर यू अपने लिए बिस्तर बिछाते हुए कहता है मैं सच में इसकी कदर करता हूँ लेकिन मैं तुम लोगों के बीच आ रहा हूँ और ये कमरा हम लोगों के लिए बहुत छोटा है। तो वो लोग कहते हैं हाँ तुम सही कह रहे हो। काजुकी कहती है लेकिन मैं तुम्हें एक आवारा बिल्ली की तरह बाहर तो नहीं छोड़ सकती थी ना। मीवा कहती है हाँ तुम सही कह रही हो, वैसे भी हम लोग साथ में रहते हैं तो क्या हो गया, हम लोग एक रूम तो शेयर कर ही सकते हैं। तो ये सब सुनकर ये उन्हें थैंक्स कहता है और वो वॉशरूम जाने लगता है पर जगह कम होने की वजह से वो काजुकी के सामने से नहीं जा पा रहा था, इसीलिए वो फिर से उससे माफी मांगता है क्योंकि उसने बहुत छोटा कमरा बुक कर लिया। पर काजुकी तो ब्लेस करते हुए कहती है हाँ हाँ तुम सही कह रहे हो लेकिन अभी हमें पता चला कि हम पहले से ही इस कमरे के सारे रोप्स पहन चुके
चुके हैं। तो ये सुनकर यू थोड़ा निराश हो जाता है, पर मीवा कहती है तुम लोग बेवकूफ हो, जापानीज होटल में तुम्हारी सोच से भी ज्यादा सुविधाएं होती हैं। उन्होंने जरूर एक एक्स्ट्रा रूम रखा होगा। और वो एक कबर्ड को खोलकर उसके अंदर देखने लगती है। तो यू भी वहाँ आकर देखने लगता है। तो मीवा उसे देखकर ब्लेस करने लगती है और दूसरी तरफ निको भी वो रोब ढूंढ रही होती है। तो यू भी वहाँ आ जाता है और उसे दिख जाता है कि वहाँ पर एक रोब है और वो लेने के चक्कर में वो निको के कुछ ज्यादा ही पास आ जाता है, जिसे देखकर वो ब्लेस करने लगती है। फिर वो बाथरूम में चला जाता है ताकि वो नहा सके। उसके जाने के बाद वो लोग कहने लगते हैं कि वो सही कह रहा है, ये कमरा 4 लोगों के लिए बहुत छोटा है। मीवा भी कहती है ये हमारे घर से बहुत छोटा है। कजुकी कहती है हाँ तुम दोनों सही कह रहे हो, मुझे लगा कि हम लोग यहाँ पर आराम से रह लेंगे। अंदर से यू कहता है मुझे माफ कर देना, मैं तुम्हारे पर्सनल वक्त के बीच में आ रहा हूँ। मुझे लगा था कि तुम लोग एक साथ वक्त बिता पाओगे, इसीलिए तुम मुझे भूल जाओ कि मैं यहाँ पर हूँ और आराम से अपनी बातें करो। तो तीनों अपने मन में बोलते हैं हम इस तरह कैसे आराम कर सकते हैं। फिर रात हो जाती है और तीनों को ही नींद नहीं आ रही थी। मीवा कहती है मैं लेटी हुई हूँ पर फिर भी मेरे पल्स बहुत ज्यादा तेज चल रहे हैं। निको कहती है पता नहीं मैं क्यों नहीं सो पा रही। कजुकी कहती है मेरा चेहरा लाल है पर मुझे बुखार नहीं है। और वो तीनों साथ में बोलते हैं कल हमारा मैच और शो है, इसलिए मुझे जल्दी से सो जाना चाहिए। यू कहता है सच में मजा आ गया। फिर हमें दिखाया जाता है कि वो लोग फोटो खिंचवाने के लिए आ गए थे। यू कहता है तुम लोग मुस्कुरा क्यों नहीं रहे। वो लोग कहते हैं मुस्कुराने के लिए अब हम लोग बहुत ज्यादा बड़े हो चुके हैं। तो यू कहता है तुम लोग सही से नहीं आ रहे, मैं पीछे जाता हूँ। फिर वो पीछे जाता है तो वो पेड़ से टकरा जाता है और उसके ऊपर पानी गिर जाता है, जो देखकर वो लोग हंसने लगते हैं। तो यू उनकी फोटो खींच लेता है। वो कहता है वो बचपन वाली फोटो मेरे बैग में ही होगी और वो उसे निकालने लगता है पर उसे नहीं मिलती। लेकिन तभी उसे एक नोट मिलता है जिसमें लिखा हुआ था कि मैंने फोटो वापस ले ली है। तो ये पढ़कर वो आराम से सो जाता है। पर ये देखकर वो तीनों उठकर कहते हैं अरे यार ये तो तुरंत सो गया। फिर वो लोग एक दूसरे को देखकर कहते हैं तुम लोग अभी तक जागे हुए हो। मीवा कहती है निको तुम अभी पूछने की पोजीशन में नहीं हो। तो निको सोते हुए कहती है ठीक है मैं सोने जा रही हूँ। कजुकी कहती है मैं जब सोऊंगी जब मेरी मर्जी होगी। और वो कहती है वैसे बहुत वक्त हो गया जब हम ऐसे फेस्टिवल में आए थे। कजुकी कहती है हाँ, और ये नया लड़का भी बहुत अजीब है, उसने तुम्हारे लिए फ्लावर वाला किमोनो चुना पर फिर भी तुम उसमें अच्छी लग रही थी। पर मुझे ये पता है कि तुम जब बच्ची थी तो तुम्हें ये सब पसंद था, लेकिन अब तुम लड़कों के कपड़े पहनती हो। ये सुनकर निको कहती है हाँ तुम्हारे लिए भी, तुम हमेशा अपने फैंस के बीच ही फंसी रहती थी जिससे तुम कभी भी एंजॉय नहीं कर पाती थी, पर आज तुम्हें एंजॉय करता देख मुझे बहुत अच्छा लगा। मीवा कहती है पर हम सब अब इस छोटी चीजों से बाहर निकल चुके हैं। निको कहती है तुम बिल्कुल नहीं बदली, तुम किमोनो चुनने में काफी ज्यादा एक्साइटेड थी जैसे कि तुम बचपन में करती थी। मीवा कहती है पर बचपन में तो सभी ऐसे होते हैं। कजुकी कहती है पर हमें उस वक्त कम से कम गेम स्टॉल जाने की इजाजत तो थी। मीवा कहती है हाँ मुझे याद है, मुझे सबसे ज्यादा वो वाला गेम अच्छा लगता था जिसमें शूट करना होता था और मैं उसमें हमेशा फर्स्ट आती थी। तो निको बताती है वो इसीलिए क्योंकि हमेशा कजुकी तुम्हारे पीछे से फायर करती थी। तो ये सुनकर वो शर्माने लगती है और कहती है हम पुरानी बातें क्यों कर रहे हैं। कजुकी कहती है हाँ हम ये बातें कर रहे हैं, लेकिन हम पहले कभी ऐसी बातें नहीं कर पाते थे क्योंकि हम अपने काम में ही बिजी रहते थे। निको कहती है हाँ वो बेवकूफ हमसे यही करवाना चाहता था, इससे क्या फर्क पड़ता है कि हम साथ में रहते हैं कि नहीं। वो सच में अजीब है। मीवा भी कहती है हाँ वो अजीब है, खासकर एक बिल्कुल अनजान इंसान के लिए। और वो उस फोटो को देखती है जो उसने यू से ले ली थी। तो देखकर वो कहती है ये सब बस एक फोटो के लिए, और वो ब्लेस करने लगती है और उन दोनों का भी मूड बहुत अच्छा होता है। इसीलिए वो तीनों साथ में अपने मन में कहते हैं शुक्रिया। फिर अगले दिन का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर न्यूज आ रही थी कि मिका दोनों सिस्टर्स ने फिर से अपना मुकाम हासिल कर लिया। यू ये देखकर बहुत ज्यादा हैरान होता है कि रात भर मस्ती करने के बावजूद भी वो लोग सच में प्रोडिजी ही है। और उसके बाद कुछ दिन बीतते हैं और यू हमें बताता है जब से हम चेरी ब्लॉसम फेस्टिवल से आए हैं ये तीनों बहनें आपस में घुल मिलकर रह रही हैं। निको मीवा का ख्याल रखती है, कजुकी निको का ख्याल रखती है और ऐसे ही वो तीनों एक दूसरे का ख्याल रखते हैं। ये सब देखकर यू बहुत ज्यादा खुश होता है और कहता है आखिरकार मेरा प्लान सक्सेसफुल हो गया। फिर उसे याद आता है कि उसने उन लोगों से वादा किया था कि वो उनके लिए डिनर बनाएगा, इसलिए वो घर लौटते वक्त सुपरमार्केट से बहुत सारा खाना बनाने का सामान खरीद लेता है। लेकिन जब वो घर पर आता है तो देखता है वहाँ पर किसी आदमी के जूते रखे हुए हैं। तो वो अंदर जाता है जहाँ पर वो देखता है निको, कजुकी और मीवा एक आदमी के सामने खड़े हैं। तो यू कहता है ये कौन है, इसलिए वो उसके पास जाकर उसे हेलो बोलता है। तो वो आदमी भी उसे हेलो कहता है। तो उसके बाद सुनकर यू कहता है अरे आप तो मिस्टर मिकादोनो हैं, मैं हूँ यू अयासे, मुझे यहाँ रहने देने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। तो मिकादोनो कहता है तुम्हारी माँ के साथ जो हुआ वो सच में काफी बुरा था, क्या तुम ठीक हो। यू कहता है हाँ मैं बिल्कुल ठीक हूँ। तो मिस्टर मिकादोनो बोलता है तो फिर तो कोई चिंता की बात ही नहीं है, मिसेस सुबारा का टैलेंट अभी तक जिंदा है। जब तक तुम ग्रो करते हो और डेवलप होते हो तुम उसके टैलेंट को आगे बढ़ाते रहोगे। फिर यू उन लोगों की तरफ देखता है जो कि बिल्कुल शांत खड़े थे और उसे समझ नहीं आता कि यहाँ क्या चल रहा है। मिस्टर मिकादोनो कहता है चलो वो अपने परफॉर्मेंस के बारे में अपडेट दो, सबसे पहले मीवा तुम बताओ। मीवा कहती है मैंने अपना प्रीलिमिनरी मैच जीत लिया है और अगला मुझे टाइटल मैच जीतना है, मुझसे जितना होगा मैं उतना आगे जाऊंगी। अब निको से पूछा जाता तो निको कहती है मैंने अपना चैंपियनशिप जीत लिया जैसे कि हमेशा जीतती हूँ। फिर वो कजुकी से पूछता है तो वो बोलती है मेरा शो फैंस से भरा हुआ था, मुझे बहुत अच्छे रिव्यू मिल रहे हैं और
कल मेरा एक इंटरव्यू है। तो मिस्टर मिकादो बोलता है अच्छा है, ऐसे ही मेहनत करते रहो, और ये कहकर वो जाने लगता है। यू उसे रोकता और कहता है क्या आप हमारे साथ डिनर करके नहीं जाएंगे? मैंने सोचा कि मैं सबके लिए आज अच्छा खाना बनाऊंगा। पर तभी मिस्टर मिकादो की नजर वहाँ रखे मास्क पर चली जाती है। तो वो उसके बारे में पूछता है तो यू बता देता है कि हम पिछले वीकेंड फेस्टिवल में गए थे। तो ये देखकर उन तीनों की हालत खराब हो जाती है। मिस्टर मिकादो ने पूछता है फेस्टिवल का आइडिया किसका था? तो यू कहता है मेरा, क्योंकि वहाँ पर एक सिरेन भी है जहाँ पर हम अपने लक के लिए प्रे कर सकते हैं, इसीलिए मैं उन्हें वहाँ ले गया था ताकि वो अपने आगे के करियर के लिए प्रे कर सके। तो मिस्टर मिकादो को गुस्सा आ जाता है। वो कहता है यू अयासे, तुम क्यों मेरी बेटियों को पीछे कर रहे हो? तुम्हें क्या लगता है लक क्या प्रे करने से आता है? हम लक खुद बनाते हैं। मैंने अपनी बेटियों को सख्त और ना हारने वाला बनाया है, इसलिए उनके टैलेंट कमजोर लोगों पे सिर्फ वेस्ट होंगे। और यू अयासे, मैंने तुम्हारी हिस्ट्री देखकर भी तुम्हें अपने घर में रहने दिया, लेकिन मुझे लगता है कि तुम इस घर में रहने के लायक नहीं हो, और हमारे घर में जिसके पास टैलेंट नहीं वो यहाँ पर वेलकम नहीं। और वो गुस्से में उस मास्क को तोड़ देता है और वो उससे कहता है मैं नहीं चाहता कि तुम ऐसा माइंडसेट इस घर में लेके आओ। तो ये देखकर वो तीनों से डिफेंड करने के लिए आ जाते हैं। वो लोग कहते हैं हम जानते हैं कि यू के पास कोई भी अचीवमेंट नहीं है, लेकिन वो घर का अच्छे से ख्याल रखता है और हर एक काम करता है। हमें पता है कि वो एक लूजर है जो हर चीज में फेल होता है, पर वो साफ सफाई करता है, कपड़े धोता है और खाना बनाता है। उसी की वजह से हम लोग अपने टैलेंट पर फोकस कर पा रहे हैं। मिस्टर मिकादो कहता है तुम लड़कियां उस लड़के को डिफेंड कर रही हो जिसे तुम सही से जानती भी नहीं हो, क्या तुम्हें सच में इसकी इतनी ज्यादा जरूरत है? तो ये सुनकर वो लोग घबराते हुए कहने लगते हैं कि नहीं ये बात नहीं है, वैसे वो अपना हिस्सा कमा लेता है घर के काम करके। मिस्टर मिकादो कहता है मैं यू की फीलिंग्स को डिसरिस्पेक्ट नहीं करना चाहता, लेकिन मुझे नहीं लगता कि तुम लोग यू अयासे के साथ कंपैटिबल हो सकती हो। तो कजुकी कहती है नहीं आप गलत हो, हम कंपैटिबल हैं नए लड़के के साथ। लेकिन वो चुप हो जाती है और तीनों साथ में कहते हैं हमारा मतलब है यू कुन के साथ। ये सुनकर यू भी हैरान हो जाता है। मिस्टर मिकादो उन्हें वार्निंग देता है कि ठीक है मैं इस बार के लिए इसे छोड़ दे रहा हूँ, लेकिन आइंदा से तुम लोग कोई भी फेस्टिवल या पार्टी वगैरह में नहीं जाओगे। तो वो लोग उसके लिए मान जाते हैं। उसके बाद वो वहाँ से चला जाता है। तो यू कहता है मैं तुम लोगों के लिए डिनर बनाना चाहता हूँ, पर नीको कहती है सॉरी नए लड़के, लेकिन हमारे पास तुम्हारा खाना खाने के लिए टाइम नहीं है। और इस बात को एक हफ्ता बीत जाता है और फिर से वो लोग वैसे ही हो जाते हैं जैसे कि वो थे। यू अपने मन में कहता है मैं मिस्टर मिकादो से मिलने के बाद ये पूरी तरीके से समझ गया हूँ कि वो कैसे इंसान है। उन्होंने ये सारी बहनों को इस तरीके का बनाया है कि वो कभी भी हारती नहीं है, पर ये गलत है। उन्होंने सिर्फ डर का इस्तेमाल करके उनकी जिंदगी को ऐसा कर दिया। वो लोग बिल्कुल रोबोट की तरह काम कर रहे हैं। मुझे पता है कि मिस्टर मिकादो एक इज्जतदार इंसान है, लेकिन उस दिन उनके सामने वो तीनों लड़कियां उदास लग रही थी। फिर हमें कजुकी को दिखाया जाता है जो कि अपनी प्रैक्टिस कर रही थी। उसके साथ ही कहते हैं बहुत बढ़िया, चलो 10 मिनट का ब्रेक लेते हैं। तो कजुकी अपनी एनर्जी ड्रिंक निकाल के पीने लगती है, पर उसे पीकर वो कहती है इसका टेस्ट मुझे बिल्कुल भी पसंद नहीं आ रहा, जबकि मैं इसे पहले पीती थी और अब मैं इसे नहीं पीना चाहती। नीको को दिखाया जाता है जो कि अपनी ट्रेनिंग बहुत लेट तक कर रही थी। फिर वो जब अपना खाना खाती है तो उसे भी उसका टेस्ट पसंद नहीं आता। मीवा को भी दिखाया जाता है जो कि स्नैक्स खाते हुए कह रही थी कि मुझे ये बिल्कुल भी अच्छा नहीं लग रहा, और वो उन दिनों को याद कर रही थी जब यू उसके लिए स्नैक्स बनाकर देता था। और वो तीनों ही अपने खाने को लेकर बहुत ज्यादा परेशान होते हैं। यू को दिखाया जाता है जो कि घर के काम करते हुए यही सोच रहा था कि अब एक फैमिली को नहीं बना पाएगा, लेकिन वो अपनी मॉम की बात को याद करता है और खुद को मोटिवेट करता है। फिर उन तीनों बहनों को दिखाया जाता है जो कि स्कूल जा रही थी। नीको पीछे पलट कर देखती है तो वहाँ पर कोई नहीं होता। वो अपने मन में कहती है अब कोई भी नहीं है जो हमें हैव अ नाइस डे कहेगा। फिर स्कूल का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर लंच टाइम पर नीको फिर से अपना वही पैकेट वाला खाना खा रही थी। तो ये देखकर उसकी एक दोस्त कहती है नीको सान तुम ये खाकर बोर नहीं होती क्या? तो नीको कहती है फ्लेवर से ज्यादा न्यूट्रिशंस मायने रखते हैं, अब बस मेरा लंच पूरा होने ही वाला है। और वो कुछ निकालने के लिए अपना हाथ बैग में डालती है जहाँ पर उसे एक टिफिन बॉक्स दिखता है। इसके खाने को देखकर उसकी दोनों दोस्त एक्साइटेड हो जाती है और एक दोस्त कहती है नीको सान अगर तुम इसमें से कुछ नहीं खाना चाहती तो हमें दे दो, हम खा लेंगे। और ऐसा ही कजुकी और मीवा के साथ हुआ था। उन दोनों के पास भी टिफिन बॉक्स होता है। वो समझ जाते हैं कि ये यू ने बनाकर दिया है। नीको को दिखाया जाता है जहाँ पर उसके दोस्त उसके टिफिन में से खाने वाले होते हैं, पर नीको कहती है नहीं मत खाओ, मैं सब खा लूंगी। तो ये सुनकर वो लोग कहते हैं अरे सच में? और वो अपने मन में कहती है, फिर नीको अपने मन में कहती है वो बेकार बेवकूफ, वो ये मेरे लिए क्यों कर रहा है? मेरा दिल इतना भर गया है कि पेट को भूल ही गई हूँ। फिर यू को दिखाया जाता है जो कि डेस्क पर अपना सर रख के सोया हुआ था और हमें बताया जाता है कि वो सुबह 4 बजे से उठा हुआ है। फिर घर पर यू उनके टिफिन बॉक्स को देखकर कहता है उन लोगों ने सब खा लिया। तभी वो लोग यू को अपने पास बुलाते हैं। कजुकी कहती है चलो नए लड़के एक कोस्टुअर सिप बनाते हैं। तो यू कहता है एक सिप? हम लोग समंदर में जाने वाले हैं क्या? कजुकी कहती है तुम्हें पता है ना हमारे डैड ने तुम्हें क्या कहा है, अगर तुम कोशिश नहीं करोगे तो तुम्हें निकाल देंगे, इसलिए जब तक तुम हमें सपोर्ट करते रहोगे हम तुम्हें
अपना एक हिस्सा मानने के लिए तैयार हैं। निको कहती है मेरे पास एक बड़ा टूर्नामेंट आने वाला है। कजुकी कहती है मेरे पास एक चैलेंजिंग ऑडिशन आने वाला है। और मीवा भी कहती है मेरे पास भी एक टाइटल मैच आने वाला है, तो मैं तुम पर भरोसा करूंगी नए लड़के, तो हम चाहते हैं कि तुम हमें सपोर्ट करो। यू कहता है मुझे ये सुनकर खुशी हुई, मैं तुम लोगों के लिए रोज लंच बनाऊंगा, क्योंकि हम लोग फैमिली जो है। तो तीनों कहते नहीं तुम नहीं हो, तुम हमारे सपोर्टर हो। उसके बाद अगले दिन वो लोग अपने अपने काम पर जा रहे होते हैं, तो यू उनको लंच बना कर देता है। वो लोग बताते हैं कि हम 7 बजे वापस आ जाएंगे। यू कहता है ठीक है समझ गया, हैव अ नाइस डे। और वो लोग जाते हुए अपने मन में कहते हैं उसने फिर से मुझसे कहा, ये सुनकर मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। फिर हमें कजुकी को दिखाया जाता है जो कि प्रैक्टिस रूम में एक विग पहनकर लड़की की एक्टिंग करने की कोशिश कर रही थी, पर तभी वहाँ कोई आता है तो वो जल्दी से विग को उतार कर रख देती है। फिर निको को दिखाया जाता है जिसको कोई कॉल करता है, और वो निको का सीनियर होता है जो कि पहले इसी डोजो को चलाता था। तो वो कॉल उठाकर उससे बात करने लगती है और वो दोनों आने वाले टूर्नामेंट के बारे में बात कर रहे थे। फिर मीवा को दिखाया जाता है जो कि अपने मास्टर के साथ सोगी खेल रही थी, लेकिन वो वहाँ पर हार रही थी। तो उसका मास्टर उसे समझाता है कि तुम्हें खेलने पे अच्छे से फोकस करना होगा। और वो तीनों घर आते हुए सोच रहे होते हैं मुझे ये करना ही होगा, क्योंकि सबकी उम्मीदें उनसे जुड़ी हुई हैं। और वो लोग घर पहुंच जाते हैं तो ये उनका वेलकम करता है, और वो मोती केक बना रहा था इसीलिए वो उसको दबाने के लिए उसके ऊपर कूद रहा था, पर तभी वो गिर जाता है। तो ये देखकर वो तीनों हंसते हुए कहते हैं अच्छा है कि हम लोग जल्दी वापस आ गए, तो हम तुम्हारे साथ खाना खा ही सकते हैं। तो ये सुनकर यू खुश हो जाता है और उनके लिए खाना लगा देता है। निको खाते हुए अपने मन में कहती है मुझे जानना है कि इसने खाना बनाना कहाँ से सीखा, लेकिन इसका बनाया हुआ खाना एवरेज ही है। तो वो दोनों कहते हैं हाँ मैंने भी ये नोटिस किया, जितना टेस्टी ये दिखता है उसके मुकाबले ये कुछ ज्यादा ही एवरेज है। तो वो तीनों अपने मन में कहते हैं हाँ ये एवरेज है, लेकिन मेरे दिमाग में कभी नहीं आया कि ये इतना टेस्टी हो सकता है। फिर यू बर्तन धो रहा होता है तो वहाँ कजुकी आकर कहती है यू लाओ मैं तुम्हारी मदद करती हूँ। तो ये सुनकर यू शॉक हो जाता है। तो कजुकी कहती है अबे तू ऐसा रिएक्शन क्यों दे रहा है, मैं ये कर सकती हूँ क्योंकि मैं अपनी प्रैक्टिस में रहती हूँ, इसलिए मैं कुछ नहीं करती। तो तुम्हें क्या लगता है कि मैं नहीं कर पाऊंगी? और वो उससे लेकर धोने लगती है। तभी यू उससे उसके ऑडिशन के बारे में पूछता है। तो ये सुनकर वो थोड़ा घबरा जाती है और कहती है मुझे नहीं पता कि मैं इस ऑडिशन को कैसे दूंगी, ये पहली बार होगा कि मैं इस रोल के लिए ऑडिशन दे रही हूँ। सच में मैं इसके लिए थोड़ी नर्वस हूँ, पर जब मैं घर वापस आई तो थोड़ी देर के लिए मैं सब कुछ भूल गई, शायद सब कुछ ठीक ही होगा। और फिर वो उस पर गुस्सा करते हुए कहती है और मैं तुम्हारी बात नहीं कर रही। यू कहता हाँ मैं जानता हूँ। तभी उसकी नजर यू के हाथों पे पड़ती है जहाँ पर बहुत सारे बैंडेज लगे हुए थे। तो उसके बारे में पूछती है। यू कहता है वो मैंने गलती से कुछ ज्यादा ही काट लिया। कजुकी कहती है कि मुझे लगा कि तुम एक स्किल्ड कुक हो। यू बताता है मैंने अपना हाथ भी गलती से जला लिया, और उसके हाथ से प्लेट गिर जाती है। तो उसे उठाकर कहता है अब ये टूटेगा नहीं, मैंने इसे तुम्हारे डिजाइनर बर्तनों से चेंज कर दिया, अब तुम कितना भी इसे गिरा लो टूटेगा नहीं। तो सुनकर वो अपने मन में सोचती है ये कभी भी हार नहीं मानता, जबकि ये कामों में अनाड़ी है। फिर यू बर्तनों को लेकर रखने के लिए जाने लगता है, पर वो फिसल कर गिर जाता है। तो कजुकी उसे उठाने जाती है तो वो भी फिसल कर नीचे गिर जाती है, और इसी चक्कर में उन दोनों की किस हो जाती है। ये देखकर यू हैरान हो जाता है कि ये क्या हो गया मेरे साथ, इसीलिए वो उससे माफी मांगने लगता है। तो कजुकी कहती है बस करो शांत हो जाओ, ये ऑब्वियस है कि ये एक एक्सीडेंटली किस थी, और इस नोज ब्लडिंग का कुछ करो, तुम अपना ध्यान रखा करो। और वो वहाँ से चली जाती है। यू उसे देखकर कहता है उसे ये बस नॉर्मली लगा, कजुकी सान तो सच में अमेजिंग है, लेकिन फिर भी मुझे बुरा लग रहा है, इसने एक्सीडेंटली सही लेकिन एक लड़के को किस किया जिसकी नाक से खून बह रहा था। अरे यार मेरी पहली किस तो खून भरी हुई। फिर अगले दिन का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर निको आसमान को देखकर कहती है लगता है आज बारिश होगी। तो कजुकी वेदर ब्रॉडकास्ट देखने के लिए टीवी चालू करती है, लेकिन वहाँ पर भी किस वाला ऐड आ रहा था, तो उसे बंद कर देती है। फिर मीवा जेली खा रही थी तो कजुकी उससे कहती है तो टेस्टी लग रहा है। तो मीवा कहती है ये उस नए लड़के ने मेरे लिए बनाया है, और इसका टेक्सचर तो बिल्कुल होटो जैसा है। तो ये सुनकर कजुकी वहाँ से चली जाती है और अपने रूम में आकर ब्लेस करने लगती है, पर तभी वहाँ यू आ जाता है। तो उसे अचानक से आता देख कजुकी कहती है नॉक करना सीख लो। तो वो उससे माफी मांगने लगता है, और वो कहता है मैं बस तुमसे बात साफ करना चाहता हूँ। तो वो पूछती है किस बारे में? यू कहता है तुम्हें पता है उस दिन जो किस हुई थी, मैं तुमसे ये कहना चाहता हूँ कि मुझे यकीन है कि तुम नहीं चाहती थी कि तुम्हारी किस एक फेलियर के साथ हो, इसलिए जो भी हुआ उसे हम भूल जाएंगे और ऐसा दिखाएंगे कि कभी कुछ हुआ ही नहीं। और ये बोलकर वो वहाँ से चला जाता है। तो ये सुनकर कजुकी गुस्सा हो जाती है, लेकिन वो कहती है पर वो सही कह रहा है, मुझे अभी अपने करियर पर फोकस करना होगा। एक फीमेल रोल। फिर हमें दिखाया जाता है उसके डैड ने कहा था कि तुम हमेशा मेल रोल के लिए ऑडिशन नहीं दे सकती, इस बार तुम्हें फीमेल रोल पर भी जाना होगा। तो वो विग पहनकर कोशिश करती है, लेकिन वो अभी भी प्रिंस की एक्टिंग कर रही थी। उसके बाद वो फिर से अपनी प्रैक्टिस के लिए एक लड़के के साथ प्रिंसेस और प्रिंस वाला रोल प्ले कर रही थी, और उसमें उसे किस करने का नाटक करना था। लेकिन जैसे ही वो किस करने के लिए आगे बढ़ती है, उसे फिर से यू के साथ वो किस याद आ जाती है और वो ऑकवर्ड फील करने लगती है। तो उसके साथ ही कहते हैं कजुकी तुम ठीक तो हो ना? मुझे लगता है कि तुम्हारे पर्सनल लाइफ की चीजें शो के बीच में आएंगी, तुम्हें सब कुछ पहले क्लियर कर लेना चाहिए। तो रात के वक्त वो घर पर आती है जहाँ पर वो यू से बात करती है। यू ये देखकर खुश हो जाता है कि अब कजुकी
नॉर्मल हो चुकी है। फिर कजुकी इससे पूछती है वैसे क्या तुम संडे को फ्री हो? तो वो कहता है हाँ मैं फ्री हूँ। तो कजुकी उसके पास आ जाती है। ये देखकर यू घबरा जाता है। कजुकी कहती है नए लड़के अगर तुम संडे को फ्री हो तो तुम मेरे साथ डेट पर चलो। तो ये सुनकर यू हैरान हो जाता है और अपने मन में कहता है रुको क्या ये उस किसकी वजह से हो रहा है? और हमें दिखाया जाता है मीवा और निको ने भी कजुकी की ये बात सुन ली है। मीवा निको से पूछती है क्या नया लड़का इसके लिए तैयार है? निको कहती है मुझे क्या पता, चलो अपने रूम में वापस चलते हैं। पर मीवा कहने लगती है रुको रुको मुझे और देखना है। लेकिन वो उसे अपने साथ अंदर ले जाती है और उसके बाद कजुकी यू को सब कुछ बता देती है। अच्छा तो तुम्हें फीमेल रोल के लिए ऑडिशन देना है? कजुकी बताती है मैंने पूरी जिंदगी मेल रोल ही किया है, इसलिए मुझे फीमेल रोल करने में बहुत ज्यादा दिक्कत हो रही है। तो ये सुनकर यू समझ जाता है कि उसे क्या करना है, इसलिए वो कहता है तुम चिंता मत करो, मैं तुम्हें एक ऑसम डेट पर ले जाऊंगा। ये सुनकर वो शर्माने लगती है। उसके बाद अगले दिन का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर निको यू से पूछती है नए लड़के क्या तुम संडे को कुछ करने वाले हो? ये झूठ बोल देता है कि हाँ मैं घर के कामों में बिजी रहूंगा। ये देखकर निको कहती है इसने बिल्कुल ही सफेद झूठ बोला, अगर ये झूठ बोल रहा है तो इसका मतलब कजुकी ने कहा होगा कि वो मुझे इसके बारे में कुछ भी ना बताए। फिर मीवा को दिखाया जाता है जिसने भी ये बात सुन ली थी कि यू ये कह रहा था कि मैं तुम्हें एक ऑसम डेट पर ले जाऊंगा और उसका दिमाग खराब हो रहा था क्योंकि वो इससे ज्यादा नहीं सोच सकती थी कि वो लोग क्या क्या करेंगे। फिर जब वो लोग डिनर कर रहे थे तो यू देखता है कि उनका मूड खराब है, लेकिन उसे समझ नहीं आ रहा था कि ऐसा क्यों। कजुकी से इशारा करती है कि तुम्हें याद तो है ना हमें संडे को कहाँ जाना है? तो यू भी इशारे में बोल देता है हाँ मुझे याद है। वो दोनों सुपर सेन गॉड बन जाते हैं। यू कहता है क्या खाने में नमक कम रह गया क्या? फिर संडे का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर एक जगह पर यू कजुकी का इंतजार कर रहा था और हमें निको और मीवा को भी दिखाया जाता है जो कि उनका छुपकर पीछा करने वाले थे। और जो उन लोगों ने कपड़े पहने थे इन दोनों ने एक दूसरे के लिए पसंद करे थे और वो दोनों अपने मन में कहते हैं मैंने सोचा था कि ये इसमें फनी लगेगी और मैं इसका मजाक उड़ाऊंगी, लेकिन ये तो सच में इसमें अच्छी लग रही है। तभी वहाँ पर कजुकी आ जाती है जो कि बहुत ज्यादा सुंदर लग रही थी और वो वहाँ आकर यू से फिर से प्रिंस की तरह बात करने लगती है, इसलिए उसी को रैप्टा मार कर कहती है छोड़ो इसे। और फिर वो लड़की के वे में कहती है सॉरी मैं लेट हो गई। देखकर उन दोनों के मुंह खोले के खुले रह जाते हैं। उसके बाद वो दोनों वहाँ से जाने लगते हैं और रास्ते में यू अपनी प्लानिंग को देखकर कह रहा था मैं कजुकी सान को एक स्पेशल डेट प्लान पर ले जाऊंगा, बस हमारे बीच कोई भी रुकावट ना आए। निको और मीवा आपस में बात करने लगते हैं कि कजुकी तो प्रिंस चार्मिंग से प्रिंसेस बन गई, क्या ये सब उस नए लड़के के लिए हो रहा है? और वो दोनों शायद से उससे जेलस हो रहे हैं। फिर यू और कजुकी को दिखाया जाता है जो कि स्टेयर के पास से उतरने लगते हैं और कजुकी यू का हाथ पकड़ के उसे उतार रही थी। तो यू कहता है कजुकी सान तुमने यहाँ पर गलत किया, तो वो माफी मांगने लगती है। फिर यू उसका हाथ पकड़ के उसे उतारने लगता है। तो वो लोग डॉल्फिन का शो देखने के लिए जाते हैं और डॉल्फिन को देखकर कजुकी रिएक्ट करती है और वो अपने रिएक्शन को लेकर सोचने लगती है कि ये पता नहीं मैंने कैसा रिएक्ट किया। यू कहता है तुम्हें इसके और ज्यादा मजे लेने चाहिए। पर तभी वो डॉल्फिन पानी में वापस आते हैं जिस वजह से पानी बहुत ऊपर तक जाता है, इसीलिए कजुकी यू को बचाने के लिए उसके सामने आ जाती है। ये देखकर सारी ऑडियंस कहने लगती है लड़के तुम्हारी गर्लफ्रेंड तो कूल है। कजुकी कहती है मैं कूल नहीं हूँ। यू कहता है कजुकी सान तुमने फिर से गलती कर दी। उसके बाद ऐसे ही वो लोग अपनी डेट को कंटिन्यू कर रहे होते हैं, लेकिन सब कुछ उल्टा पुल्टा हो रहा था जिससे कि कजुकी फ्रस्ट्रेट हो रही थी। ये देखकर दोनों को मजा आ रहा था कि उनकी डेट खराब हो रही है। फिर एक जगह पर आकर यू कहता है तुम यहीं पर रुको मैं वॉशरूम से होकर आ रहा हूँ। के जाने के बाद कजुकी खुद को शीशे में देखकर कहती है मुझे लगता है कि वो मुझसे डिसअपॉइंट हो रहा है, शायद से मैं इस रोल के लिए बनी ही नहीं हूँ, मुझे गिव अप कर देना चाहिए। तभी वहाँ पर एक बंदा आता और कहता है अरे तुम तो एक मॉडल जैसी लगती हो, और वो अपना कार्ड उसे दिखाता है जो कि एक मॉडलिंग कंपनी से आया था। तो ये देखकर कजुकी थोड़ी परेशान हो जाती है कि अगर इसे पता चल गया कि मैं एक एक्ट्रेस हूँ तो दिक्कत हो जाएगी और मैं इसे ये भी पता नहीं चलने दे सकती कि मैं नए लड़के के साथ एक डेट पर आई हूँ, इसीलिए वो उसे मना कर देती है कि मुझे इसमें इंटरेस्ट नहीं है। पर वो हाथ धोकर उसके पीछे पड़ जाता है और उसके हाथ को पकड़ के अपने साथ ले जाने लगता है। पर तभी वहाँ पर यू आ जाता है और उसके हाथ को झटकते हुए कहता है क्या मैं तुम्हारी कोई मदद कर सकता हूँ? तो वो लड़का कहता है क्या तुम उसके छोटे भाई हो? यू कहता है नहीं, हम दोनों अभी डेट पर आ रखे हैं, इसलिए तुम अपना काम करो, हमें यहाँ से जाने दो। और वो वहाँ से जाने लगता है, पर फिर भी वो लड़का उसे रोकने की कोशिश करता है। तो यू उसे डिफेंड करने की कोशिश करता है पर वो अपनी बातों में उलझ जाता है। कजुकी अपने मन में बोलती है पता नहीं ऐसी सिचुएशन में क्यों ये गलत तरीके से बात करने लगता है। तो यू सोचता है अब कोई भी रास्ता नहीं है, इसलिए वो कह देता है वो मेरी होने वाली वाइफ है, इसीलिए वो जो चाहेगी वो करेगी, तुम उसके रास्ते में मत आओ। तो लड़का ये देखकर कहता है ये लड़का तो किंडरगार्टन का बच्चा लगता है और ये इससे शादी करेगा, इसीलिए वो कहता है चलो मैं हार मानता हूँ, तुम लोग एक साथ खुश रहना। और वहाँ से चला जाता है। और यू की ये बात सुनकर कजुकी ब्लेस करने लगती है और आसपास के लोग कहने लगते हैं अरे वाह उस लड़के ने तो उसे प्रपोज कर दिया। यू उससे माफी मांगने लगता है और कहता है मुझे माफ कर देना कजुकी सान, क्या तुम ये सब भूल सकती हो? पर कजुकी अपने मन में कहती है कोई चांस नहीं, मैं ये कभी नहीं भूल सकती। फिर यू उसका हाथ पकड़ के कहता है चलो अब हम
हम अपने अगले स्टॉप पर चलते हैं। कज़ुकी अपने मन में कहती है यू तुम बेवकूफ हो। ये देखकर मीवा और निको आपस में कहने लगते हैं कि अब तो वो लोग और ज्यादा करीब आ गए। और कुछ देर आगे जाने के बाद यू को समझ में आता है कि उसने बिना सोचे समझे कज़ुकी का हाथ पकड़ लिया और अब वो उसे छोड़ भी नहीं सकता। और लोग उन दोनों को देखकर समझ रहे थे कि ये दोनों भाई बहन हैं। इसीलिए यू कहता है कि कज़ुकी सान के प्रैक्टिस के लिए, इसीलिए मुझे ऐसे दिखाना होगा कि हम सच में डेट कर रहे हैं। इसीलिए वो उसका हाथ जोर से पकड़ लेता है। कज़ुकी अपने मन में कहती है ये कैसी फीलिंग है, क्या नॉर्मल लड़की को ऐसी ही फीलिंग्स आती है? तो इसीलिए मैं भी अब पीछे नहीं हटूंगी। और वो भी उसका हाथ जोर से पकड़ लेती है। तो यू भी शर्माने लगता है और कहता है लगता है कज़ुकी सान भी अब फॉर्म में आ गई है। तो वो और जोर से हाथ पकड़ लेता है और ये देखकर फिर से उन दोनों का मुंह खुला खुला रह जाता है। उसके बाद वो लोग थिएटर आ जाते हैं जहाँ पर वो एक मूवी देखने वाले थे। और उस मूवी में जो लड़की थी कज़ुकी को याद आता है कि ये उसकी सेनपाई है जो कि इसी की तरह प्रिंस का रोल करती थी, लेकिन उसे एक दिन मूवी में फीमेल लीड का रोल करने का मौका मिला। उसके बाद वो लोग मूवी देखने के लिए चले जाते हैं जहाँ पर उसकी एक्टिंग को देखकर कज़ुकी थोड़ा हैरान हो रही होती है। वो कहती है सेनपाई ने तो अपनी पूरी ताकत लगा दी इस एक्टिंग में जान डालने के लिए, तो मैं भी पीछे नहीं हटूंगी। और उसके बाद जब वो लोग बाहर निकल रहे थे तो बाकी लोग आपस में बात कर रहे थे कि उसके अंदर जो लीड गर्ल थी वो बिल्कुल भी अच्छे से एक्टिंग नहीं कर रही थी। मेरा तो ये मूवी देख के मूड ही खराब हो गया। ये सुनकर कज़ुकी को झटका लगता है और वो ये सोचने लगती है कि अगर वो भी ऐसे करेगी तो शायद से लोग और निराश हो जाएंगे। यू अपने मन में कहता है पता नहीं मैंने ऐसा क्यों करा, हमें ये मूवी देखनी ही नहीं चाहिए थी। निको और मीवा भी यही कह रहे होते हैं कि अब वो नया लड़का क्या करेगा। अब यू उसे फेरिस व्हील के पास ले आता है। कज़ुकी उसे देखकर अपने मन में कहती है तुम जानते हो कि अभी मेरा मूड फेरिस व्हील में जाने के लिए नहीं है। तभी वो लोग कुछ लोगों को बात करते हुए सुनते हैं तुम्हें पता है कि यहाँ पर जो भी लड़का फिर लड़की को प्रपोज करता है तो उनका बॉन्ड ऑफिशियल हो जाता है और वो कभी भी अलग नहीं होते। तो ये सुनने के बाद मीवा, निको और कज़ुकी शॉक हो जाते हैं। कज़ुकी उसे मना करने वाली होती है कि वो उसके अंदर नहीं जाएगी, लेकिन यू उसका हाथ पकड़ के उसे अंदर ले आता है। और अंदर आने के बाद वो अपने मन में सोच रही होती है मैं क्या कर सकती हूँ, मैं बचपन से ही ऐसी हूँ और अगर मैंने कोशिश भी की तो शायद मैं फेल ही हो जाऊंगी। तो मुझे फेल होने के रिस्क को नहीं लेना चाहिए और विड्रॉ कर देना चाहिए। वो देखती है कि यू बहुत जोर से कांप रहा है। वो उससे पूछती है क्या तुम्हें ऊंचाई से डर लगता है? तो कहता है वो दिक्कत नहीं है, नीचे देखो। तो नीचे देखती है जहाँ पर शीशे का ग्राउंड लगा हुआ था। तो वो कहती है तुम इतना क्यों डर रहे हो बेवकूफ? यू कहता है मैं नहीं चाहता कि मैं डरूं, तो मैं इसे एक परफेक्ट डेट बना कर ही रहूंगा। तो वो अपने मन में सोचती है कहीं ये टॉप पर जाकर तो मुझे प्रपोज नहीं करेगा। तो वो बात को घुमाने लगते हैं पर तभी वो टॉप पर पहुंच जाते हैं और यू खड़ा हो जाता है और वो कहता है कज़ुकी सान मैं चाहता हूँ कि तुम हीरोइन बनो। और उसे हिचकी आ जाती है तो कुछ वर्ड्स गलत भी बोल देता है, इसलिए कज़ुकी कहती है तुम बैठ जाओ। तो वो बैठकर फिर से कांपने लगता है। कज़ुकी अपने मन में बोलती है ये बच्चा हर मौके पे फेल हो जाता है लेकिन ये कभी भी कोशिश करना नहीं छोड़ता। फिर वो उससे पूछती है पता नहीं तुम इतना फेल होने के बाद भी क्यों कोशिश करते रहते हो? तो यू बोलता है क्योंकि मैं पूरी जिंदगी फेल ही होते रहा हूँ। फिर भी कज़ुकी सान फेल होने की भी वैल्यू होती है। वो पूछती है कैसे? तो वो उसके पास आकर बैठ जाता है और उसे फोन में उसकी फोटोज को दिखाने लगता है। वो कहती है तुमने सब कुछ कैप्चर किया? यू कहता है तुम्हारे एक्सप्रेशंस बहुत अच्छे थे इसीलिए मैंने इसे कैप्चर करने का सोचा। तो ये सब सुनकर उसका मूड अच्छा हो जाता है। और जब वो वापस नीचे आते हैं तो मीवा और निको ये देखकर हैरान हो जाते हैं कि कज़ुकी का मूड कैसे अच्छा हो गया। तो वो लोग जाने लगते हैं तो रास्ते में कज़ुकी रुकती है और वो यू की तरफ बढ़ने लगती है। तो ये देखकर मीवा और निको को लगता है कि कज़ुकी उसे किस करने वाली है, पर वो अपने मुंह को साइड में ले जाकर उसके कान में कहती है तुम्हें वो किस याद है? वो असल में मेरी पहली किस थी और मैं ये प्रिटेंड नहीं कर सकती कि कुछ हुआ ही नहीं था। तो यू कहता है मुझे माफ करना, मैंने तुमसे ये कहा था। तो ये सुनकर वो दोनों फिर से हैरान हो जाते हैं कि क्या बात चल रही है। फिर कज़ुकी अपनी विग उतार कर कहती है मैं वापस से प्रिंस बन गई, अब मैं अपनी रिहर्सल करने जा रही हूँ तो तुम घर चले जाना। मीवा कहती है आखिरकार पुरानी कज़ुकी वापस आ गई। निको कहती है नहीं, उसके अंदर कुछ बदला हुआ है। फिर वो लोग घर पहुंच जाते हैं जहाँ पर यू उनसे माफी मांगता है कि मुझे माफ करना कि मैं इतनी देर से बाहर था, अब मैं इसकी भरपाई डिनर बनाकर करूंगा। वो दोनों कहते हैं तुम इतनी देर से कहाँ थे? तो वो हड़बड़ा जाता है लेकिन वो दोनों कहते हैं वेलकम बैक यूकुन। तो ये सुनकर यू हैरान हो जाता है और कहता है क्या तुम लोग फिर से एक बार और कह सकते हो? तो लोग कहते हैं बिल्कुल नहीं। और वो दोनों अपने मन में कहते हैं मुझे लगता है कि वो मेरा सपोर्टर भी होना चाहिए। अब वो लोग स्कूल जा रहे होते हैं। मीवा कहती है निको सान के तो ग्रेड्स बहुत कम आते हैं। तो यू पूछता है मुझे मीवा सान का तो समझ में आता है कि उसका दिमाग बहुत तेज है, लेकिन कज़ुकी सान तुम इतना ज्यादा क्यों रिलैक्स हो? तो कज़ुकी कहती है मैं लास्ट टाइम पे पढ़ के टॉप कर लेती हूँ, बस इसी बात का घमंड है। और निको और यू अपने अपने नोट्स देख रहे थे। यू कहता है निको सान क्यों ना हम अपने नोट्स को कंपेयर करके देखें? तो वो कहते हैं ठीक है। फिर जब यू उसके नोट्स देखता है तो उसमें उसे कुछ गलतियां दिखाई देती है तो उसे समझाने लगता है। ये देखकर शायद से कज़ुकी और मीवा उससे जेलस हो रहे होते हैं और कह रहे थे यही होता है जब तुम लोग सेम ईयर में होते हो। निको यू को अपने इतने करीब देखकर शर्मा रही होती है। तभी यू से कोई बंदा टकराते हुए वहाँ से भागता है तो पीछे से एक लड़की आकर कहती है उस आदमी ने मेरा पर्स छीन लिया। तो यू
यू को ये देखकर गुस्सा आ जाता है। वो बोलता है मैं इसे छोड़ूंगा नहीं और उसके पीछे भागने लगता है, पर वो बहुत स्लो होता है। मीवा कहती है ये लड़का ये कर क्या रहा है, ऐसे तो वो उसे पकड़ ही नहीं पाएगा। वो बंदा कहता है ये तो बहुत ही स्लो है, मैं आराम से निकल जाऊंगा। पर तभी उसके सामने निको आ जाती है और उसे मारकर पीछे हटाती है, लेकिन वो उसके अटैक को ब्लॉक करके उसी पर अटैक कर देता है। तो निको भी उसके अटैक को ब्लॉक करके कहती है लगता है ये भी एक स्किल्ड मार्शल आर्ट्स प्लेयर है। यू कहता है निको सन संभल कर। कजुकी कहती है तुम चिंता मत करो, तुम्हें निको को अंडर एस्टिमेट नहीं करना चाहिए। तभी निको उस पर एक और अटैक करती है और वो बंदा नीचे गिर जाता है। निको वो बैग उठाकर कहती है तुम मार्शल आर्ट्स के लायक नहीं हो, तुम्हें शर्म आनी चाहिए। ये देखकर आसपास के लोग कहने लगते हैं अरे वो तो मिकादो नो निको है, ये कितनी कूल है। उसके बाद निको उस लड़की को उसका बैग वापस दे देती है। तो वो लोग निको को छोड़कर उस लड़की से पूछने लगते हैं क्या तुम ठीक हो, तुम्हें चोट तो नहीं लगी। तो ये देखकर निको अपनी चोट को छुपाने लगती है, पर तभी वहाँ यू आकर कहता है निको सान तुम्हारे हाथ से तो खून बह रहा, रुको मैं तुम्हें बैंडेज लगाता हूँ। निको कहती है तुम्हें इतना ज्यादा ओवर रिएक्ट करने की जरूरत नहीं है, ये छोटी सी खरोच है। यू कहता है लेकिन छोटी सी खरोच में भी बहुत दर्द होता है। तभी बंदा उठकर कहता है इन लोगों का मुझ पर ध्यान नहीं है, मैं यहाँ से निकल सकता हूँ। और वो वहाँ से भागने लगता है, पर तभी उसके सामने कुछ लोग आ जाते हैं तो उससे कहता है ओए मेरे सामने से हट जा। तो उस बंदे को गुस्सा आ जाता है और वो उसके पेट में एक लात जड़ देता है, जिससे कि वो बेहोश हो जाता है। यू ये देखकर हैरान हो जाता है कि उसने एक ही बार में उसे नॉकआउट कर दिया। तो लोग उसे देखकर कहने लगते हैं तो वही लड़का है जो कि कराटे में चैंपियन है, हायाटो तात्सुमी इलवायामा हाई स्कूल से, और वो अपने टीम का कैप्टन है। यू कहता है कराटे प्रोडिजी। कजुकी बताती है मुझे याद है कि वो हमेशा हमारे घर आता था। मीवा भी कहती है हाँ ये देखा देखा सा लग रहा है। निको उससे पूछती है तुम यहाँ क्या करने आए हो तात्सुमी सेनपाई। तो तात्सुमी कहता है और बताओ निको कैसी हो। ये देखकर हैरान हो जाता है कि तात्सुमी उसे सीधा उसके फर्स्ट नेम से बुला रहा है। फिर तात्सुमी उसके पास आकर कहता है निको मैं तुम्हें यहाँ लेने आया हूँ। ये सुनकर वो तीनों हैरान हो जाते हैं और निको भी हैरान हो जाती है। उसके बाद स्कूल में इलवायमा हाई स्कूल के सारे बच्चे एक हफ्ते के लिए सेका स्कूल के टीम के साथ प्रैक्टिस करेंगे। निको की टीम के लोग यू को वहाँ देखकर हैरान हो जाते हैं और कहते हैं अरे तू यहाँ क्या कर रहा है, तू तो हमारी टीम में भी नहीं है। यू कहता है ये तो मैटर नहीं करता। तो वो लोग बोलते करता है। फिर यू अपने मन में वही वाला सीन सोचने लगता है जहाँ पर तात्सुमी ने निको से कहा था कि मैं तुम्हें यहाँ लेने आया हूँ, और ये सोचकर वो गलत समझ जाता है और वो उन लोगों से पूछने लगता है कि इसका और निको का क्या रिलेशन है। वो लोग उसे बताते हैं वो दोनों बचपन से सेम डोजो में प्रैक्टिस करते थे और इसीलिए वो उसका सेनपाई है। मैं होप करता हूँ कि हम लोग उन लोगों के साथ मैच कर पाएं। और तात्सुमी को देखकर सारी लड़कियां उस पर फिदा हो जाती है और ये देखकर उन लोगों का मूड खराब हो जाता है। फिर निको तात्सुमी के पास आकर कहती है चलो सेनपाई एक मैच करते हैं, पर वो कहने लगता है तुम एक लड़की हो, मैं अपना अटैक एक लड़की पर नहीं कर सकता। लेकिन निको जिद करने लगती है तो कहता है चलो ठीक है। निको की टीम वालों को लगता है कि निको ही जीतेगी, पर निको एक ही अटैक में गिर जाती है। निको कहती है सेनपाई हमेशा से ही अलग ही लेवल पर है, उन लोगों को समझ में नहीं आता कि निको कैसे हार गई। ये उसके सामने आकर कहता है निको सान अब बहुत हो गया, अब तुम्हें और ज्यादा फाइट नहीं करनी चाहिए, और तात्सुमी सेनपाई तुम्हें अपने जूनियर के साथ थोड़ा पोलाइट होना चाहिए। तो तात्सुमी कहता है मैंने तो बहुत ही हल्का अटैक किया था, और ये बता तुम कौन हो। उसके बाद निको और यू आपस में बात करने लगते हैं। निको उससे कहती है यू तुम्हें इन सब के बीच में नहीं पढ़ना चाहिए। तो कहता है मैं तो पढ़ूंगा। निको से बताती है तात्सुमी हमेशा से मेरे लिए हीरो है, जब बचपन में मैं डोजो में लड़कों से जीत जाती थी तो वो लोग ग्रुप में आकर मुझे मारने की कोशिश करते थे, लेकिन तात्सुमी सेनपाई थे जो हमेशा मेरी मदद करते थे, और तब से ही मैंने उन्हें अपना हीरो माना है। यू कहता है सच में निको के दिल में उसके लिए बहुत ज्यादा रिस्पेक्ट है। तभी वहाँ पर तात्सुमी आकर कहता है निको मैंने तुम्हारी स्किल्स को बिल्कुल पास से देखा, तो अब मैं तुम्हें अपने साथ ले जा सकता हूँ। ये सुनकर यू और बाकी सब हैरान हो जाते हैं। यू कहता है तुम ये क्या बकवास कर रहे हो। तो तात्सुमी कहता है कराटे टीम निको को अपने साथ ले जा रही है, पर निको के टीम के लोग कहने लगते हैं पर तुम्हारा स्कूल तो सिर्फ बॉयज वाला है। तो वो बताता है नहीं वो इस साल कोएड हो गया। और फिर निको से कहता है अगर तुम स्ट्रांग होना चाहती हो तो मेरे साथ चलो, अगर तुम वीक लोगों के साथ यहाँ पर ट्रेनिंग करोगी तो तुम्हारा टैलेंट बस वेस्ट ही जाएगा। तो ये सुनकर वो लोग कहने लगते हैं कि हम वीक नहीं है। तो उनसे पूछता है तो बताओ तुम में से कौन निको को ट्रेन करने में मदद करता है, पर ये सुनकर उनके पास देने को कोई भी जवाब नहीं होता और वो आपस में बात करने लगते हैं कि हम सच में कैप्टन के ऊपर बस बोझ हैं। तो निको उसके पास आकर कहती है सेनपाई आपको मेरे दोस्तों के साथ ऐसे बात नहीं करनी चाहिए, जब मैं उन्हें कोच करती हूँ तो मेरी ट्रेनिंग हो जाती है। वो लोग कहने लगते नहीं कैप्टन तात्सुमी सेनपाई बिल्कुल सही है, तुम्हें उनके साथ जाना ही चाहिए। तात्सुमी कहता देखो अब तुम्हारी टीम के लोग भी इससे एग्री हो चुके हैं, चलो साथ में मार्शल आर्ट्स में बेस्ट बनते हैं निको। उसके बाद शाम हो जाती है और निको घर जा रही होती है, तभी वहाँ पर यू आ जाता है। निको उससे पूछते तुम अभी तक घर नहीं गए। तो कहता है मैं तुम्हारे साथ जाना चाहता था। फिर रास्ते में चलते हुए यू उससे कहता है तुम सच में अमेजिंग हो, मुझे बिलीव नहीं हो रहा कि रिक्वायर किया गया है। तो निको कहने लगती है देखो वो बात अभी वापस मत लाओ, मुझे अभी उसके बारे में बात नहीं करनी। तो यू कहता है लेकिन मैं नहीं जानता कि तुम इसके बारे में क्या फील करती हो। निको कहती है मेरी फीलिंग्स का क्या, ये हॉनर की बात है। इवायमा हाई स्कूल में सब जाना चाहते हैं क्योंकि वहाँ पर सब कुछ है। यू कहता है लेकिन वो एक बोर्डिंग स्कूल है, यानी कि निको को वहाँ डॉम में रहना पड़ेगा। तो ये सुनकर निको को भी समझ में आता है कि
कि वो यू और बाकी सबसे दूर हो जाएगी। तो ये सुनकर वो ब्लेस करने लगती है। उसके बाद वो लोग घर पहुंच जाते हैं। तो निको उससे कहती है, सुनो मैं कुछ कहना चाहती हूँ जो कि तुम्हें वियर्ड लग सकता है। यू मैं भी चाहती हूँ कि हम साथ रहें। तभी वहाँ पर उसका टीम के लोग आ जाते हैं और वो कहते हैं हम भी। और वो लोग कहने लगते हैं कि कैप्टन हम लोग भी आपकी तरह सेम एग्जैक्ट फील करते हैं। हम नहीं चाहते कि आप हमें छोड़कर जाओ और हम नहीं चाहते कि आप उस बुद्धू मतलब तात्सुमी सेनपाई के साथ स्कूल जाओ, लेकिन हम बिना तुम्हारे भी ठीक रहेंगे। हम बस यही बोलने आए थे। और वो लोग वहाँ से भाग जाते हैं। निको कहती है उन लोगों ने मुझे एम्बेरस कर दिया। क्या वो लोग पागल हो गए हैं? यू कहता है तुम देख सकती हो निको सान, तुम्हारे टीममेट भी यही सोचते हैं। लेकिन निको तो और कुछ कहना चाहती थी। उसके बाद वो लोग घर पहुंच जाते हैं। फिर कुछ देर बाद वो लोग डिनर कर रहे होते हैं। तभी मीवा उससे कहती है निको तुम मेरे खाने में से खाना खा सकती हो। तो देखकर निको हैरान हो जाती है कि ये मीवा को क्या हो गया, वो तो कभी भी अपने खाने को शेयर नहीं करती थी। कजुकी भी कहती है निको तुम मेरे शैम्पू का यूज कर सकती हो। वो कहती है तुम सच कह रही हो? तो कजुकी कहती है हाँ। निको में बताती है एक बार मैंने गलती से उसका शैम्पू और कंडीशनर यूज कर लिया था तो उसने बहुत ज्यादा गुस्सा किया था। पता नहीं आज इन दोनों को हो क्या गया है। और खाने के बाद वो यू के साथ बर्तन धुलवा रही होती है और यू से कहती है मुझे समझ नहीं आ रहा कि वो दोनों आज इतना अच्छा बर्ताव क्यों कर रहे हैं। यू कहता है स्कूल में सबको पता चल गया है कि तुम्हें हिवामा हाई स्कूल के लिए रिक्वायर किया गया है। लगता है सिर्फ टीममेट्स ही नहीं सब तुम्हारे साथ रहना चाहते हैं। फिर नहाते हुए निको ये सोचकर खुश हो रही थी कि उसकी बहन उसके साथ रहना चाहती है, लेकिन उसे यू का चेहरा दिखाई देता है तो शर्मा कर पानी में घुस जाती है। फिर नहाने के बाद जब वो हॉल में आती है तो वो यू को देखकर अपने मन में कहती है यू मुझे जानना है कि तुम मेरे बारे में क्या फील करते हो। तुम बस मेरी फीलिंग पूछे जा रहे हो। काश मैं भी तुम्हारी फीलिंग्स पूछ पाती और मैं भी तुम लोगों के साथ रहना चाहती हूँ। फिर स्कूल में निको तात्सुमी के पास जाकर कह देती है मैं आपके साथ नहीं जाने वाली। तो तात्सुमी कहता है तुम क्या बकवास कर रही हो? तुम्हें पता है ना कि अगर तुम यहाँ रहोगी तो तुम्हारा मार्शल आर्ट्स अच्छा नहीं होगा। क्या तुम नहीं चाहती कि तुम मेरे साथ प्रैक्टिस करो? तो निको हिम्मत करके कहती है ये मेरे पास सिर्फ एक चॉइस नहीं हो सकती। तात्सुमी कहता है ये वो निको नहीं है जिसे मैं जानता हूँ। ऐसी क्या चीज है जो तुम्हें इतना ज्यादा सोचने में मजबूर कर रही है? तो निको अपने मन में सोचने लगती है तो उसे अपनी बहनें और यू दिखाई देता है जिससे कि वो शर्माने लगती है। तो तात्सुमी कहता है एक बार ये प्रैक्टिस खत्म होने के बाद तुम हमारे स्कूल को देखने आओ। मुझे लगा था कि तुम एक नॉर्मल लड़की से कहीं ज्यादा कर सकती हो। तो इस पर वो कुछ नहीं बोल पाती, पर तभी वहाँ की अलमारी में से आवाज आने लगती है और जैसे ही गेट खुलता है उसमें से यू बाहर आता है और कहता है निको मैंने तुम्हारी हर एक बात सुन ली। मैंने भी अपना मन बना लिया है और अब निको सान इस स्कूल में रह सकती है और तुम ये चाहते हो कि वो किसी ऐसे के साथ हो जिसके पास तुमसे ज्यादा स्किल्स हो। तो तात्सुमी कहता है हाँ तुम सही कह रहे हो, लेकिन सेका स्कूल में कोई भी इतना स्ट्रॉन्ग नहीं है जो मुझे हरा सके। तभी यू उसके छाती पर एक पर्चा मारता है तो वो पूछता है ये क्या है? तो यू कहता है ये एक चैलेंज लेटर है और मैं तुम्हें हराऊंगा क्योंकि मैं तुमसे ज्यादा स्ट्रॉन्ग हूँ। तो वो कहता है मुझे हराओगे मगर क्यों? तो यू कहता है क्योंकि मैं भी निको सान के साथ रहना चाहता हूँ। तो ये सुनकर निको बहुत ज्यादा शर्माने लगती है। यू कहता है और इसीलिए मैं जीतूंगा चाहे कुछ भी हो जाए। तो ये देखकर निको की टीम खुश हो जाती है और निको भी कहती है यू तुम। फिर वो लोग सोचते हैं एक मिनट रुको, वो इसे हराएगा कैसे? निको कहने लगती है अरे तात्सुमी सेनपाई इसे इग्नोर करो, ये तो कुछ भी कहता है। निको के टीम के मेंबर कहने लगते हैं रुको ये बच्चा सुबारू अयाशी का बेटा है। तो तात्सुमी कहता है अच्छा तो तुम उस टॉप क्लास एक्ट्रेस के बेटे हो जो कि अपने स्टंट्स को खुद करती थी। सच में सेका एकेडमी में प्रोडिजीज भरे हुए हैं, लेकिन सॉरी अयाशी कुन किसी भी हालत में निको मेरे साथ होने वाली है। तो निको कहती है सेनपाई आप क्या बक रहे हो? और यू तुम्हें क्या लगता है तुम सेनपाई को हरा सकते हो? तो यू कहता है हाँ मैं हराऊंगा और मैं तुम्हें अपने साथ ले जाऊंगा निको। तो ये सुनकर वो और ज्यादा शर्माने लगती है। तो दोनों उससे पूछते हैं तुम क्या चाहती हो निको? तो निको कह देती है कोई तुम्हें नहीं रोक रहा, आगे बढ़ो। तो तात्सुमी कहता है तो ठीक है अयाशी कुन मैं तुम्हारे चैलेंज को एक्सेप्ट करता हूँ। हम लोग ट्रेनिंग सेशन खत्म होने के लास्ट दिन पर मैच करेंगे। तो कहता ठीक है। निको कहती है तूने क्या कर दिया? फिर घर पे आकर वो यू को ट्रेनिंग देने लगती है। वो कहती है सबसे पहले तुम्हें अटैक्स को डॉज करने के लिए मूवमेंट को बढ़ाना होगा, तो अपने स्टेप्स को आगे पीछे करो। तो यू वो करने लगता है लेकिन उससे कोई फायदा नहीं हो रहा था। वो उसे बताती है तुम ऐसे तो कभी भी उसके किक्स और पंचेस से नहीं बच पाओगे, तुम्हें खुद को इम्प्रूव करना होगा। तो यू उसके एकदम पास में आकर कहता है क्या ऐसे? तो निको उसे अचानक से अपने पास देखकर मुक्का मार के गिरा देती है और कहती है तुम्हें ये अचानक से नहीं करना चाहिए था। तुमने ऐसे इंसान को चैलेंज दे दिया है जिसके सामने तुम एक चींटी के बराबर हो। लेकिन वो कहता है मुझे पता है कि मैं तात्सुमी सेनपाई को नहीं हरा सकता, लेकिन मैं तुम्हारे लिए उन्हें हराऊंगा। और ये सुनकर वो शर्माने लगती है। यू कहता है क्योंकि मुझे तुम तीनों को हर सुबह घर से भेजना अच्छा लगता है। चलो अब मैंने तुम्हें सब कुछ बता दिया, अब तुम्हारी बारी। ये बताओ तुमने उस रिक्वायरमेंट ऑफर को रिजेक्ट क्यों कर दिया जबकि वो इतना अच्छा है? मैं तुम्हारे लिए लड़ रहा हूँ निको सान, तो बताओ। तो निको कहती है अगर मैंने तुम्हें बताया तो ये बहुत स्टूपिड लगेगा। तो यू कहता है घर में रुकने की अगर कोई भी वजह हो तो वो कोई स्टूपिड वजह नहीं होगी। तो वो कहती है मैं टीम के साथ रहना चाहती हूँ लेकिन ये अलग पार्ट है। मैं घर इसलिए नहीं छोड़ना चाहती क्योंकि मुझे भी तुम्हारे साथ रहना अच्छा लगता है यू। तो सुनकर वो भी शर्माने लगता है। तो ये सुनकर यू भी ब्लेस करने लगता है। निको कहती है प्लस में कजुकी और मीवा भी रोज मेहनत करते हैं, उन्हें मेहनत करता देख मुझे भी मोटिवेशन मिलता है। अब तुमने सब कुछ सुन लिया,
अब तुम खुश हो, लेकिन अब मैं ये कभी नहीं बोलूंगी। लेकिन तभी कजुकी और मीवा वहाँ के गेट को खोल देते हैं। उन दोनों को देखकर यू कहता है, कजुकी सान और मीवा सान, तुम दोनों ने भी सुन लिया? तो दोनों कहने लगते नहीं, हम तो अभी आए हैं। और फिर वो दोनों कहते हैं, लगता है तुम दोनों के मैचेस आने वाले हैं, तो हम भी तुम्हारी मदद करेंगे। तो नीको कहती है, हाँ तुम्हारा शुक्रिया। तो यू भी कहता है, हाँ मैं पूरा जोर लगाऊंगा। उसके बाद अगले दिन वो लोग पार्क में आ जाते हैं, जहाँ पर यू कुछ ज्यादा ही थक जाता है। नीको कहती है, तुम इतनी जल्दी नहीं थक सकते, अगर तुमने इतनी जल्दी गिव अप कर दिया तो हम लोग हार जाएंगे। यू अपने मन में कहता है, ये 10 किलोमीटर दौड़ने के बाद भी इतनी ज्यादा रिलैक्स कैसे रह सकती है। और यू उसे बताता है, मैंने ऑलरेडी बातचीत बैठा ली है। फिर हमें तात्सुमी को दिखाया जाता है, जो कि उसके लेटर को पढ़ रहा था, जिसमें लिखा था कि तुम अपने डोमिनेट किक और पंच का इस्तेमाल नहीं करोगे। ये देखकर उसे गुस्सा आ जाता है, पर वो कहता है, इससे कोई भी फर्क नहीं पड़ता, मैं कभी भी नहीं हारूंगा। और इसे अभी तक पता नहीं है कि यू के पास कोई भी टैलेंट नहीं है। नीको ये जानने के बाद कहती है, अच्छा तो तुमने ऐसा किया, चलो ठीक है। ये जानने के बाद हमें ट्रेनिंग पर ज्यादा जोर लगाने की जरूरत नहीं है, लेकिन तुम्हें अपने पंचेस और किक्स पर थोड़ी प्रैक्टिस करनी होगी। तो यू कहता है, हाँ मैं सच में तुम्हारे लिए करूंगा ये नीको सान। तो नीको कहने लगती है, अरे तुम ये ऐसे क्यों कह रहे हो? और वो आसपास देखती है जहाँ पर लोग उन्हें देख रहे थे। यू कहता है, नीको सान मैं तुम्हें खुद से दूर नहीं होने दूंगा। तो कहती है, अरे तुम्हें बार बार क्यों कह रहे हो? तो वो रात को ट्रेनिंग खत्म करके घर आते हैं, जहाँ पर वो मीवा और कजुकी को मेड की ड्रेस में देखते हैं। ये देखकर नीको का मुंह खुला का खुला रह जाता है और यू को ये देखकर अच्छा लगता है। वो दोनों कहते हैं, आज अच्छा काम किया यूकुन। नीको कहती है, ये सब क्या है? यू कहता है, ये कितना अच्छा है। वो दोनों बोलते हैं, तुम्हें याद है ना कि हमने कहा था कि हम तुम्हारी ट्रेनिंग में मदद करेंगे। उसके बाद वो लोग किचन में जाते हैं, जहाँ पर उन लोगों ने किचन की ऐसी की तैसी कर दी थी और जो खाना बनाया था वो भी जल गया था। कजुकी कहती है, लगता है डिनर टाइम पर नहीं बन पाएगा। नीको कहती है, तुम लोगों ने क्या बवाल बना दिया है। तो वो दोनों बताते हैं, हमने कभी भी कुकिंग करना नहीं सीखा, इसीलिए ऐसा हो गया। और उन लोगों ने सोचा था कि वो यू को खाना देंगे तो वो उसे खाकर उनकी तारीफ करेगा। तो नीको कहती है, अच्छा तो तुम लोगों ने ये सोचा था कि सब कुछ तुम्हारे हिसाब से होगा। और इसके बाद वो दोनों निराश होकर डिनर टेबल पर बैठ जाते हैं। तो यू कहता है, मीवा सान और कजुकी सान, अगर तुम दोनों चाहो तो मैं तुम्हें कुकिंग सिखा सकता हूँ। तो दोनों कहने लगते हैं, तुम हमें सिखाओगे? अपने पजामे में रहो। तो यू कहता है, पर मैं तुम्हारी मेहनत को वेस्ट नहीं होने देना चाहता, है ना नीको सान? तो कहती है, हाँ तुम सही कह रहे हो, शायद से मैं भी उनकी कुकिंग को दोबारा नहीं देख पाऊंगी। तो उन दोनों से कहता है, देखो अब नीको सान को भी तुम दोनों का बनाया हुआ खाना खाना है। नीको कहती है, अरे मैंने ऐसा तो नहीं कहा था। उसके बाद यू मीवा को सब्जियां छिलना सिखाता है और कजुकी को सब्जियां बॉईल करना सिखाता है। और उसके बाद वो सक्सेसफुली अपने डिनर को बना लेते हैं, जिसे देखकर नीको कहती है, अरे ये तो मेरी फेवरेट डिश है। क्या सच में उन दोनों ने मेरे लिए ये सब किया? लेकिन जो उन्होंने पहले बनाया था वो तो कुछ और ही दिख रहा था। उसके बाद वो खाना खाकर कहती है, तो बहुत अच्छा है। फिर यू खाना खाने के लिए अपना स्पून उठा रहा होता है, लेकिन उसका हाथ बहुत ज्यादा थक गया होता है, इसलिए वो स्पून को नहीं पकड़ पा रहा था। तो ये देखकर कजुकी उसे अपने स्पून से खाना खिलाती है, पर नीको ये देखकर बहुत ज्यादा शौक हो जाती है और यू भी खाना खा लेता है और उसे थैंक यू बोलता है। तो कजुकी को ये सुनकर बहुत अच्छा लगता है। तो ये देखकर मीवा भी उसे खाने को देती है, तो यू उसे खा लेता है। पर ये देखकर नीको और कजुकी हैरान हो जाते हैं। यू उसको भी थैंक यू बोलता है, तो वो भी खुश हो जाती है और दोनों अपने मन में कहते हैं, पहले हम वो थे जिसे कि खाना दिया जाता था, लेकिन अब हम यू को खाना खिला रहे हैं और खाना खिलाने वाला बनकर बहुत अच्छा लग रहा है। नीको अपने मन में बोलते हैं, मैंने कभी भी पहले उन्हें ऐसा नहीं देखा। और वो दोनों उसे खाना खिला रहे होते हैं। यू कहता है, ये थोड़ा एम्बैरेसिंग लग रहा है। और बताया जाता है कि अब मैच में सिर्फ 3 दिन बाकी रह गए हैं। फिर हमें दिखाया जाता है कि वो लोग ट्रेनिंग करने के लिए आए हैं, जहाँ पर मीवा उसे नींबू का अचार देती है और कहती है, तुम्हें ये खाने के बाद रिलैक्स फील होगा। और कजुकी उसे टॉवल देती है, वो दोनों को थैंक यू बोलता है। तभी नीको कहती है, यू अब लगता है बहुत ज्यादा लेट हो गया है, तो आज के लिए हमें यहीं तक ट्रेनिंग करनी चाहिए। पर यू कहता है, नहीं मैं अभी कंटिन्यू कर सकता हूँ। तो कहती है, ठीक है। फिर अगले दिन का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पर तात्सुमी कॉरिडोर में चल रहा था और वो पुरानी बात को याद कर रहा था, जब उसने नीको से कहा था कि मुझे उम्मीद है कि तुम जब मुझसे वापस मिलोगी तो और ज्यादा स्ट्रांग होगी। तो नीको ने भी कहा था कि मैं जरूर स्ट्रांग बनूंगी, लेकिन जब वो उसे अपने साथ लेने के लिए आया तो नीको ने उसे मना कर दिया। तभी वहाँ पर नीको आती है और उसे गुड मॉर्निंग कहती है और तात्सुमी कहता है, नीको तुम कमजोर हो गई हो। तो नीको उससे माफी मांगने लगती है और कहती है, मैं अपनी ट्रेनिंग को और ज्यादा अच्छे तरीके से करूंगी। पर तात्सुमी कहता है, मैं उस बारे में नहीं कह रहा, मैं तुम्हारी स्पिरिट के बारे में बात कर रहा हूँ, क्योंकि तुम किसी और की स्ट्रेंथ पे रिले कर रही हो अपनी चॉइस बनाने के लिए, और सच में ये बहुत बेकार है। तुम इतनी कमजोर कब से हो गई नीको? 2 दिन के अंदर मैं तुम्हें अपने साथ ले जाऊंगा, लेकिन उससे पहले मैं यू अयासे कुन को उसकी औकात दिखाऊंगा। और वो वहाँ से चला जाता है, पर नीको उसकी बातों का जवाब नहीं दे पाती। फिर घर का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पर यू प्रैक्टिस कर रहा होता है। तो नीको कहती है, तुम पहले से अच्छा कर रहे हो। पर तभी उसे तात्सुमी की बात याद आती है कि तुम किसी और की स्ट्रेंथ पर रिले कर रही हो। तो ये सोचकर वो यू से कहती है, मुझे माफ करना यू, मैंने तुम्हें इन सब में घसीट लिया और जो भी मैंने कहा वो आउट ऑफ कैरेक्टर था। तो यू पूछता है, तुम किस बारे में बात कर रही हो? तो कहती है, वो मैं हूँ जिसे स्ट्रांग होना चाहिए था। और वो सोचने लगती है कि उसके डैड कहते हैं तुम्हें सबसे ज्यादा स्ट्रांग होना होगा नीको, और उसका
सेनपाई भी कहता है चलो निको साथ में मार्शल आर्ट्स प्रैक्टिस करते हैं, और उसके टीम के दोस्त भी हमेशा उस पर भरोसा करते हैं और इसीलिए वो स्ट्रांग होना चाहती है। लेकिन वो ये नहीं है जो वो दिखती है, वो हमेशा से अपने अंदर अपनी दूसरी साइड को दबा कर रखती है, क्योंकि जब भी वो मार्केट की तरफ से गुजरती है तो उसे लड़कियों के कपड़े देखकर उन्हें पहनने का मन करता है, और जब वो किसी लड़के से लड़ती है तो उसे भी बाकी लड़कियों की तरह डर लगता है। लेकिन वो कभी भी अपनी फीलिंग्स को बाहर लेकर नहीं आती, और लेकिन कभी भी कोई उसकी फीलिंग्स को देखता नहीं, वो हमेशा उससे एक मशीन की तरह काम करवाते हैं। और ये सारी बात वो यू को बता रही थी। फिर वो उससे माफी मांगते हुए कहती है यू मुझे माफ कर देना कि मैंने तुम्हें इन सब में घसीट लिया। पर यू कहता है तुम्हारी तो कोई गलती नहीं है, असल में तो मैंने ही उसे चैलेंज किया था, पर जो तुमने कहा कि तुम आउट ऑफ कैरेक्टर हो गई थी, लेकिन तुम इससे भी ज्यादा बार आउट ऑफ कैरेक्टर हो जाती हो। तो वो कहती है तुम्हें क्या बकवास कर रहे हो, मैं कब आउट ऑफ कैरेक्टर हुई। फिर यू उसे बताना शुरू करता है। सबसे पहले तो उसने एक बार निको को एक फूल के साथ खड़े हुए देखा था जो कि उसे देखकर हंस रही थी, और दूसरी बार जब वो काजुकी को नेल पॉलिश लगाते हुए देख रही थी तो उसमें भी क्यूरियस थी और वो हर चीजों का ध्यान रखती थी। तो ये सब सुनकर निको को गुस्सा आ जाता है और वो बोलती है अपना मुंह बंद रख, क्या तू हमेशा मेरा पीछा करता रहता है। तो यू कहता है अरे मुझे माफ करना, वो चीजें तो मेरी नजर में आ गई थी, इसीलिए तुम हमेशा से बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग हो, इसीलिए मैं तुम्हारी दूसरी साइड भी देखना चाहता था। तो ये सुनकर वो शांत हो जाती है और ब्लेस करने लगती है, और वो कहती है ये वो आखिरी चीज है जो तुमने मेरे अंदर देखी है, इसके बाद तुम कुछ भी नहीं देख पाओगे, क्योंकि ये सब दिखाना बहुत ज्यादा वियर्ड लगता है। पर यू कहता है मेरी नजर में तो बिल्कुल भी वियर्ड नहीं है, और वो उसके पास आकर कहता है तुम बहुत स्ट्रॉन्ग हो पर कभी कभी थोड़ी नादानी कर देती हो, और वो उसे इतना पास देखकर शर्मा जाती है और उसे मुक्का मार देती है। बेचारा हर बार पिटता ही रहता है, और फिर वो कहती है तुम ही वो हो जो ये कहता है मैं हमेशा से अपनी मर्जी से सब कुछ करना चाहती थी, और इसीलिए मैं चाहती हूँ कि तुम इसमें मेरी मदद करो, सच में मैं इसके लिए सीरियस हूँ। तो यू उसके पास आकर कहता है अगर तुम इस बारे में सीरियस हो तो तुम चिंता मत करो, तुम जो चाहती हो वही होगा, इसीलिए अब हम दोनों साथ में तात्सुमी के साथ लड़ेंगे। तो निको कहने लगती है तुम्हें क्या बकवास कर रहे हो, हम ये नहीं कर सकते, ये टोटली अनफेयर होगा। तो यू कहता है तुम सब कुछ मुझ पर छोड़ दो। उसके बाद मैच का दिन आ जाता है जहाँ पर मीवा अपने सोगी मैच को जल्दी जल्दी खत्म करने लगती है, और वो निको और यू के बारे में सोच रही थी। फिर दूसरी तरफ काजुकी को दिखाया जाता है जो कि अपनी प्रैक्टिस पर फोकस नहीं कर रही थी, और वो भी निको और यू के बारे में सोच रही थी। वो दोनों साथ में कहते हैं निको और यू तुम दोनों को ही जीतना होगा। फिर स्कूल का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर निको और यू साथ में खड़े थे। तो ये देखकर उसके टीम के मेंबर बात करने लगते हैं कि आखिर कैप्टन उस यू के बगल में क्यों खड़ी है। तो दूसरा बंदा कहता है मुझे लगा था कि वो अकेले ही तात्सुमी सेनपाई के साथ लड़ने वाला है। तात्सुमी कहता है ये सब क्या है निको। यू कहता है हम दोनों तुम्हारे साथ एक एक मैच करेंगे, और अगर तुमने हम दोनों को हरा दिया तो मैं तुम्हें चुपचाप निको सान को ले जाने दूंगा, और अगर हम दोनों ने तुम्हें हरा दिया तो तुम चुपचाप यहाँ से निकल जाओगे, और इसीलिए मैं तुम्हें हरा कर ही रहूंगा। ये देखकर ऑडियंस कहने लगती है ये बंदा कितना मुंहफट है, उसके मुंह पे ही कह रहा है कि हम दोनों तेरे साथ लड़ेंगे। पर तात्सुमी कहता है चलो ठीक है, अगर तुम यही चाहते हो तो यही होगा। यू कहता है तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया, और जो भी उनके बीच बात हुई थी उसे रिकॉर्ड कर लिया गया था। फिर ऑडियंस को दिखाया जाता है जो कि आपस में बात कर रहे होते हैं। मुझे ऐसा नहीं लगा था कि ये बंदा ये चाल चल देगा, जबकि उसने पहले ही चैलेंज में लिख दिया था कि वो अपना राइट फुट और अपना डोमिनेटिंग पंच यूज नहीं करेगा। फिर निको और यू को दिखाया जाता है जहाँ पर यू कहता है निको सन तुम चिंता मत करो, मैं पहले वहाँ जाकर तात्सुमी को थोड़ा इंजर्ड कर दूंगा और उसके बाद तुम उसे हरा सकोगी। तो वो कहने लगती है मतलब तुम एक तरीके से उसे थकाने का काम करने वाले हो। और इससे पहले यू कुछ बोलता उसे मैच के लिए बुला लिया जाता है, पर तभी निको देखती है उसके हाथ कांप रहे हैं, और तभी वो उसके हाथ को पकड़ लेती है, जो देखकर उसके साथ ही हैरान हो जाते हैं। तो निको शर्माते हुए कहती है तुम बिल्कुल भी मत डरना। तो यू उसे देखने लगता है। निको कहती है अब क्या, अब जा के नहीं रहे। यू कहता है मुझे लगा कि तुम कुछ और भी कहोगी, पर तभी वो उसे रैप्टा मारकर कहती है अबे जाना, और उसे गुड लक कहकर चली जाती है। फिर यू तात्सुमी के पास चला जाता है और कहता है मैं तुम्हें निको सान को अपने साथ ले जाने नहीं दूंगा। तो तात्सुमी कहता है आधा देखते हैं कि इसमें कितना दम है, और मैच शुरू हो जाता है। लेकिन मैच शुरू होते ही यू हार जाता है, और ये देखकर मेरे दिमाग में सिर्फ एक ही डायलॉग आ रहा है मारो, हमको जिंदा मत छोड़ो सालो, हम कोई मंदिर का घंटा है कि कोई भी आके बजा जाता है। बाकी लोग कहने लगते हैं मुझे पता था कि यही होने वाला है। उसके बाद निको उससे लड़ने के लिए जाती है, जहाँ पर तो भैया ऑडियंस कतई पागल हो जाती है और निको को चेयर करने लगती है। और निको जब आगे बढ़ रही होती है उसे भी घबराहट महसूस हो रही थी, लेकिन तभी यू पीछे से कहता है निको सान हम मिलते हैं मैच के बाद। तो ये सुनकर उसके अंदर थोड़ा जोश आ जाता है, और अब उनका मैच शुरू हो जाता है जहाँ पर निको सबसे पहला अटैक करती है। फिर वो उसके ऊपर लगातार अटैक करने लगती है, पर वो उसके अटैकों को रोकते हुए उसके पेट में एक पंच मार देता है। ये देखकर वो लोग बहुत ज्यादा हैरान हो जाते हैं कि उनकी कैप्टन मार कैसे खा रही है। तात्सुमी कहता है निको मुझे लगा ही था कि तुम बहुत ज्यादा कमजोर हो, इसलिए अपनी जिद छोड़ो और मेरे साथ ट्रेनिंग के लिए चलो। पर वो उसकी बात बिल्कुल नहीं सुनती और वो उसके ऊपर फिर से अटैक कर देती है, लेकिन वो उसके अटैक को देख लेता है और अपनी किक से उसे बहुत दूर फेंक देता है। और तभी वो उसके ऊपर लगातार अटैक करने लगता है, जहाँ पर अब उसे सिर्फ एक और हिट मारना था और निको हार जाएगी। और अब निको को भी अपने ऊपर शक होने लगा था कि वो सच में बहुत ज्यादा कमजोर है और
वो बिना ट्रेनिंग के कुछ भी नहीं कर पाएगी। पर तभी यू पीछे से बोलता है, निको सान तुम कर सकती हो, और वो उसे चेयर करने लगता है। ये देखकर निको को बहुत ज्यादा एम्बेरसमेंट फील होने लगती है, पर उसे यू की ट्रेनिंग याद आती है और वो स्माइल करती है। और फिर उसे यू की वो बात याद आती है जब उसने कहा था कि तुम बहुत स्ट्रांग हो, पर कभी कभी तुम थोड़ी नादानी कर देती हो, लेकिन मुझे तुम्हारी दूसरी साइड बहुत पसंद है। तो ये याद करके निको अपने अंदर उस साइड को आजाद कर देती है। तात्सुमी भी ये नोटिस कर लेता है कि उसके अंदर कुछ तो बदल गया है। अब निको सीधा उसके ऊपर अटैक कर देती है, जहाँ पर उसे लगता है कि वो और कुछ अटैक करेगी, लेकिन वो अपने अटैक को चेंज करके उस पर लैंड कर देती है, जैसे कि वो बिल्कुल भी समझ नहीं पाता, और वो उसके ऊपर लगातार अटैक करने लगती है। यू कहता है निको सान ने तो कमाल ही कर दिया, पर उसका साथी कहता है वो नहीं है जो वो पहले थी, वो बदल चुकी है। यू भी देखता है कि निको स्माइल कर रही है। अब निको को भी एक पॉइंट चाहिए होगा और वो जीत जाएगी। और तभी वहाँ पर कजुकी और मीवा आ जाते हैं। तात्सुमी कहता है निको ये तुम ही हो ना, तुम बिल्कुल ही बदल गई हो। लेकिन निको कहती है ये मैं ही हूँ सेनपाई, और वो छलांग लगाती है जहाँ पर वो खुद को एक लड़की की तरह फील कर रही थी। वो कहती है मेरा यही साइड रियल है, और वो उसके ऊपर एक लात जड़ देती है, और अब निको जीत जाती है, जहाँ पर वो लोग बहुत ज्यादा सेलिब्रेट करने लगते हैं। फिर वो यू की तरफ देखती है, शुक्र है ऊपर वाले का कि मैं जीत गई, और उसकी आंखों से आंसू आने लगते हैं। तो यू जल्दी से उसके पास जाकर उसके आंसू को पोंछने लगता है। तभी निको देखती है कि उसके साथी उसे देख रहे हैं, लेकिन वो यू के गले लगकर कहती है यू मुझे कभी कभी जीतने के बाद रोने की इजाजत है ना। तो यू कहता है हाँ तुम्हें बिल्कुल है। अब हारने के बाद तात्सुमी वापस जा रहा होता है, तो निको उससे माफी मांगते हुए कहती है मुझे पता है कि तुम मुझे मेरे भले के लिए अपने साथ ले जाना चाहते थे, और मुझे लगा नहीं था कि यू इतनी आसानी से हार जाएगा। क्या होता अगर उसे सिर्फ अकेले तुमसे लड़ना होता। तो तात्सुमी कहता है खैर जो हो गया सो हो गया, तुम्हें पता है वो तुम्हारी बहुत फिक्र करता है। पर निको कहने लगती है नहीं, वो सिर्फ ऐसा इंसान है जो हार मानना नहीं चाहता, इसलिए मुझे नहीं लगता कि वो अगर अकेला लड़ता तो वो तुम्हें हरा पाता। पर तात्सुमी कहता है नहीं ऐसी बात नहीं है, उसने भी कुछ असर छोड़ा है, और वो अपने पैर को दिखाता है जहाँ पर बहुत गहरी चोट लगी हुई थी। ये देखकर निको हैरान हो जाती है। तात्सुमी बताता है उसने वो सारे हिट एक जगह पर फोकस किए, जिस वजह से मैं तुम्हारा लास्ट अटैक डॉज नहीं कर पाया। तो निको उसके लिए भी उससे माफी मांगती है। फिर तात्सुमी बताता है मैं भी तुमसे एक बात के लिए माफी मांगना चाहता हूँ। ये सच नहीं है कि मैं तुम्हें स्ट्रॉन्ग बनाने के लिए अपने साथ ले जाना चाहता था, मेरी खुद की एक पर्सनल वजह थी जिस वजह से मैं तुम्हें अपने साथ ले जाना चाहता था, और वो वजह ये थी कि मैं तुम्हें पसंद करता हूँ निको। तो ये सुनकर निको कहती है थैंक्स। तो तात्सुमी कहता है क्या तुम इसे इतना कैजुअली ले रही हो। पर निको कहती है इसमें कौन सी बड़ी बात है, मैं भी तुम्हें पसंद करती हूँ सेनपाई। तो ये सुनकर तात्सुमी नीचे गिरकर कहता है लगता है तुम समझी नहीं, असल में मैं तुम्हारे लिए कुछ फील करता हूँ। तो ये सुनकर वो बहुत ज्यादा हैरान हो जाती है और कहती है ये सब कब से फील कर रहे हो। तो वो बताता है मैंने जब से तुम्हें देखा है तब से। तो निको को भी याद आ जाता है। तात्सुमी कहता है यू ऐसे तुम्हारे साथ रहना चाहता है, क्या तुम भी ऐसा चाहती हो। तो ये सुनकर वो सोचने लगती है। तात्सुमी कहता है अगर तुम हाँ कहोगी तो मुझे यू अयासे से जलन होगी। चलो ठीक है अगले टूर्नामेंट में मिलते हैं, अपना ख्याल रखना। और ये बोलकर वो वहाँ से चला जाता है। पर निको तो यू के साथ बिताए हुए सारे पल याद करने लगती है। तो ये याद करके निको अपना सर पकड़ के कहती है मुझे ये सब नहीं सोचना चाहिए, और वैसे भी ये सोच मेरे टाइप की नहीं है। पर वो फिर भी यू की बात को याद करती है जहाँ पर उसने कहा था तुम्हारे वो सारे साइड तुम्हें वो बनाते हैं जो तुम हो, तुम में कुछ भी गलत नहीं है निको। और ये सोचकर वो ब्लश करने लगती है और उसका दिल तेजी से धड़क रहा होता है। उसके बाद निको को घर जाते जाते रात हो जाती है और वो ये सोच रही होती है कि मुझे विश्वास नहीं हो रहा कि उन लोगों ने मुझे अकेला छोड़ दिया और खुद घर चले गए। उसके बाद वो घर पहुंच जाती है और जैसे ही अंदर जाती है तो देखती है पूरा घर डेकोरेट हो रखा है और उस पर लिखा था कांग्रेचुलेशन जीतने के लिए निको सान। यू कहता है निको सान अभी खाना बनाने में टाइम लगेगा, लेकिन तुम्हें बहुत बहुत बधाई हो जीतने के लिए। फिर निको उसके हाथों को देखकर कहती है तुम्हें अपने हाथों को हील होने देना चाहिए। यू कहता है ठीक है, वैसे भी मैं फाइट में कुछ ज्यादा कर नहीं पाया, तुम्हारे लिए तो इतना कर ही सकता हूँ। फिर निको उसके पास आकर कहती है तुमने मेरे लिए इतनी मेहनत की तो मैं भी तुम्हारे लिए कुछ करना चाहती हूँ, तो तुम मुझसे एक फेवर मांग सकते हो, वो कुछ भी हो सकता है। तो यू के फेस पे एक इविल स्माइल आ जाती है और कहता है आमतौर पर तो मैं तुम्हारे लिए वो सब कुछ करता हूँ जो तुम चाहती हो निको सान, लेकिन इस बार जो मैं कहूँगा वो तुम करोगी, तो इसीलिए तुम पूरे एक दिन के लिए मेरी बनोगी। और ये देखकर मीवा और कजुकी भी कहने लगते हैं अभी ये क्या हो रहा है। इसलिए वो दोनों कहने लगते हैं यू तुम हम सबसे एक फेवर मांग सकते हो, हम भी निको के साथ शामिल होना चाहते हैं। और निको उन दोनों के पास जाकर कहती है मुझे बचाओ मेरी बहनों। तो ये देखकर यू कहता है ये तो और भी ज्यादा मजेदार हो गया, तो इस केस में मैं तुम तीनों के साथ थीम पार्क जाना चाहता हूँ। तो ये सुनकर उन तीनों का मूड खराब हो जाता है और वो कहते हैं क्या ये बच्चा या फिर लड़की। फिर निको
नीको यू से पूछती है तो क्या तुम्हें ये स्टूपिड फेवर हमसे चाहिए। यू कहता है मेरा सपना रहा है कि मैं फैमिली के साथ एक बार थीम पार्क जाऊं। ये सुनकर वो लोग सोचने लगते हैं कि अभी हम लोग टीन एज में हैं और वो एक लड़का है, तो सब ये सोच लेंगे कि ये एक डेट है। लेकिन तभी उनके डैड का कॉल आ जाता है, तो यू नीको से फोन लेकर उससे बात करते हुए कहता है मिस्टर मिकादोनो, तुम्हें समझना चाहिए कि तुम्हारी बेटियां बहुत ज्यादा मेहनत कर रही हैं, इसलिए उन्हें एक ब्रेक की जरूरत है। अगर तुम उन्हें परफेक्ट होने के लिए हरदम मजबूर करते रहोगे तो एक वक्त ऐसा आएगा जहाँ पर उन्हें बहुत ज्यादा प्रॉब्लम हो जाएगी। इसलिए तुम्हें अपना दिमाग चलाना चाहिए और उन्हें एक मीनिंगफुल ब्रेक देना चाहिए। हाँ, तुम गुस्सा हुए थे जब वो अपने परफॉर्मेंस से पहले फेस्टिवल में गए थे, लेकिन ये ब्रेक उनके फायदे के लिए होगा। तो मिस्टर मिकादोनो कहता है यू कुन फोन नीको को दो। तो कहता है हाँ, और वो नीको को दे देता है। उसके बाद नीको अपने डैड से बात करने लगती है, जहाँ पर उसका डैड बताता है नीको, मैंने सुना कि तुमने तात्सुमी कुन को एक मैच में हरा दिया। मैंने कभी सोचा नहीं था कि तुम उसे हरा पाओगी, चाहे अनऑफिशियल मैच में ही क्यों ना हो। मैंने सोचा था कि तुम्हें उसके स्कूल जाना चाहिए, लेकिन अब उसकी जरूरत नहीं। इसीलिए नीको, मुझे तुम पर गर्व है। तो नीको अपने डैड को थैंक्स कहती है और मिस्टर मिकादोनो सोच रहा होता है मुझे समझ नहीं आ रहा कि वो कब से इतनी मजबूत बन गई। क्या ये सब यू अयासे की वजह से हुआ है? और हाँ, यू अयासे सही कह रहा है, उन लोगों को रेस्ट लेना चाहिए। दूसरी तरफ यू कजुकी से पूछ रहा था आज मिस्टर मिकादोनो इतना अच्छा बर्ताव कैसे कर रहे हैं। तो कजुकी कहती है क्योंकि हमने उनके एक्सपेक्टेशन से ऊपर कर दिया इसीलिए। मिस्टर मिकादोनो कहता है ठीक है नीको, तुम लोग एक ब्रेक ले सकते हो। तो नीको उन लोगों को ये बता देती है, तो वो लोग बहुत ज्यादा खुश हो जाते हैं। अब संडे का दिन आ जाता है और उसके बाद वो लोग थीम पार्क में आ जाते हैं और वो तीनों बहनें बहुत ज्यादा ब्यूटीफुल लग रही थी, लेकिन नीको सबसे ज्यादा ब्यूटीफुल लग रही थी। उसके बाद यू कहता है चलो अब हमें चलना चाहिए, लेकिन वो तीनों अपने मन में यही सोच रही होती हैं। वो हमेशा खुद को नॉर्मल दिखाता है, लेकिन आज मैं उसे ब्लश करवा कर ही रहूंगी। सबसे पहले कजुकी उसके पास जाती है और कहती है हमें इस हॉन्टेड हाउस में जाना चाहिए। तो यू भी उसके लिए मान जाता है। कजुकी का प्लान था कि वो यू के साथ हॉन्टेड हाउस के अंदर जाकर उससे कहेगी कि उसे डर लग रहा है और वो उसे ब्लश करवा देगी। लेकिन जब वो लोग अंदर जाते हैं तो कजुकी को बिल्कुल भी डर नहीं लग रहा होता है और यू डर के मारे कांप रहा होता है। तभी बगल वाले दीवार से बहुत सारे ज़ॉम्बीज के हाथ निकल जाते हैं, तो यू डर के मारे कजुकी से चिपक जाता है और कहता है मुझे डर लग रहा है। उसके शकल को देखकर कजुकी ही ब्लश करने लगती है। बाहर मीवा और नीको सोच रहे होते हैं कि अंदर यू और कजुकी क्या कर रहे होंगे, लेकिन मैं कजुकी को जीतने नहीं दूंगी। लेकिन तभी कजुकी उसे अपनी पेट पर बैठा कर ले आती है, जिसे देखकर वो लोग समझ जाते हैं कि अंदर कुछ भी नहीं हुआ। ये उससे कहता कजुकी सान, तुम्हारे पीछे चिपक कर मेरी सारी नर्वसनेस खत्म हो गई और मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। ये सुनकर कजुकी ही ब्लश करने लगती है, यानी कि कजुकी हार गई। अब मीवा की बारी आती है तो वो उसे अपने साथ रोलर कोस्टर पर ले जाने लगती है और वो उससे कहती है मुझे ऊंचाई से डर लगता है, इसीलिए तुम मेरे साथ ही रहना। उसके बाद वो दोनों रोलर कोस्टर पर बैठ जाते हैं और मीवा अपने मन में कह रही थी मैं तो मजाक कर रही थी, मुझे बिल्कुल भी ऊंचाई से डर नहीं लगता, उल्टा मुझे तेज राइड में मजा आता है। और वो ये भी सोच रही थी कि राइड के बाद वो यू के साथ चिपक कर चलेगी। इसके बाद वो राइड खत्म करके नीचे आती है, जहाँ पर वो कहती है लगता है मुझे थोड़ा चक्कर आ रहा है। लेकिन वो देखती है वहाँ तो यू है ही नहीं। फिर उसकी नजर एक बेंच पर जाती है जहाँ पर यू लेटा हुआ था, तो उसके पास जाकर उससे पूछते तुम्हें क्या हो गया। यू बताता मुझे ऊंचाई और तेज राइड से डर लगता है, लेकिन मैं सच में तुम्हारे साथ एक बार राइड पर जाना चाहता था। तो ये सुनकर मीवा ब्लश करने लगती है और वो उसके सर को उठाकर अपने पैरों पर रख के वहीं बैठ जाती है। तो यू हड़बड़ा जाता है, पर मीवा कहती है तुम ऐसे लेटोगे तो तुम्हारे सर में दर्द हो जाएगा, और वैसे भी मुझे बैठना था इसीलिए इसमें कोई दिक्कत नहीं है। तो यू उसे थैंक्स कहता है, जिससे कि मीवा कुछ ज्यादा ही ब्लश करने लगती है और कहती है मैंने कहा ना मैं वैसे भी यहाँ बैठना चाहती थी। और इसी तरीके से मीवा भी हार जाती है। और अब नीको की बारी आती है तो वो उसको अपने साथ एक कप वाली राइड पर ले जाती है और नीको सोच रही होती है कि वो भी उसे ब्लश करवाने की कोशिश करेगी। लेकिन वो जैसे ही बैठते हैं तो यू उसे कुछ ज्यादा ही घुमा देता है, जिससे स्पीड बहुत तेज हो जाती है, जिस वजह से यू नीको के ऊपर गिरने वाला होता है। नीको को लगता है अब केस होने वाली है, पर तभी यू साइड में गिर जाता है। नीको कहती है खतरनाक है, इधर आओ, और उसे एक बार भी मौका नहीं मिलता। उसके बाद यू उन लोगों के लिए आइसक्रीम खरीद रहा होता है और वो तीनों दूसरी तरफ यही सोच रहे होते हैं कि अब मैं अपनी अगली ट्रिक से उसे ब्लश करवा कर ही रहूंगी। फिर यू आइसक्रीम खा रहा होता है, तो ये देखकर मीवा उसके पास जाती है और उसके गाल से आइसक्रीम हटाकर खुद खा लेती है। पर मीवा ये सब सोच रही थी, तभी वहाँ यू आ जाता है और उसके गाल से आइसक्रीम लेकर खुद खा लेता है, इससे कि मीवा हैरान हो जाती है। तभी वहाँ कजुकी आ जाती है और वो अपने साथ एक ड्रिंक लाई थी जो कि कपल साथ में पीते हैं। वो यू को कहती है आ जाओ हम इसे साथ में पीते हैं, और वो सोच रही थी मैं उसे इससे ब्लश करवा कर ही रहूंगी। पर यू जैसे ही पीता है तो वो उसे पीछे हटने को कहती है। यू कहता है मुझे लगा कि तुम इसे साथ में पीने को कह रही हो। दूसरी तरफ नीको अपने लिए कुछ चुन नहीं पा रही थी क्योंकि उसमें कुछ ज्यादा ही फैट और प्रोटीन था। यू कहता है अगर वो तुम्हारे लिए ज्यादा है तो मैं तुम्हारे लिए उसे आधा कर सकता हूँ। तो नीको कहती है ठीक है तो मैं वो लूंगी। तो फिर यू उस कैंडी को लेकर आधा हिस्सा नीको को दे देता है, तो उसे खा के नीको कहती है ये तो बहुत ही ज्यादा कमाल का, मैं हमेशा से इसे ट्राई करना चाहती थी। तो ये देखकर सब ब्लश करने लगते और कहते हैं तुम्हें खुद को रोकना नहीं चाहिए। मीवा कहती है तुम बहुत क्यूट लग रही है नीको चान, और एनिमे का क्रिएटर बोलता है इस जगह पर सब ने ब्लश किया है इसीलिए इसे काउंट नहीं किया जाएगा। उसके बाद शाम हो जाती है और वो
वो लोग घर जा रहे होते हैं, लेकिन उनमें से कोई भी यू को ब्लश करवाने में सक्सेस नहीं हो पाया। नीको समझ जाती है कि वो सच में यहाँ पर एक फैमिली के रूप में आना चाहता था, इसलिए वो साथ में एक फोटो खींचते हैं। वो लोग कहते हैं ये फोटो यादगार के लिए होगी, हम मानते हैं कि हमने भी यहाँ पर मजे किए, लेकिन अगर तुम हमें सजेस्ट नहीं करते तो हम कभी भी यहाँ नहीं आते, तो इसीलिए थैंक यू। तो ये सुनकर वो ब्लश करने लगता है। ये देखकर वो तीनों हैरान हो जाते हैं कि बस इतनी सी बात से वो इतना ज्यादा ब्लश कर रहा है। उसके बाद वो लोग ट्रेन से वापस घर जा रहे होते हैं, जहाँ पर मीवा एक पोस्टर को देखकर कहती है मुझे वापस नहीं जाना। फिर अगले दिन का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पर कजुकी और निको कुछ ज्यादा ही रिफ्रेश महसूस कर रहे थे। यू वहाँ आकर कहता है अच्छा तो तुम दोनों जा रहे हो? तो दोनों कहते हैं हाँ, तो बाद में मिलते हैं। फिर जब यू किचन में आता है तो देखता है वहाँ पर मीवा अपना लंच भूल गई है, क्योंकि मीवा अपने सोगी मैच के लिए पहले ही निकल गई थी। तो ये देखकर यू जल्दी से उसके लिए लंच लेकर जाने लगता है, पर रास्ते में उसे एक लड़की दिखाई देती है जो कि एक बुक पढ़ते हुए चल रही थी, जिस वजह से उसका सर खंबे से टकरा जाता है। फिर वो एक गड्ढे में जाकर गिरने वाली होती है, पर उससे पहले यू उसके सामने आकर उसे रोकने लगता है, जिससे कि वो अपना रास्ता बदल लेती है। फिर वो रुकती है और यू से पूछती है क्या तुम्हें कोई मदद चाहिए? यू देखता है उसके शरीर से बहुत ज्यादा पसीना आ रहा है, इसीलिए वो उसे एक विटामिन की गोली देकर कहता है ये तुम्हारी कैलोरी लॉस के लिए काम करेगा, और ये देकर वो वहाँ से चला जाता है। वो लड़की कहती है अच्छा तो ये भी गर्मी के मौसम में ये रखता है, बिल्कुल मेरी तरह एक वैसे ही टैबलेट होती है। इसके बाद यू वहाँ पहुंच जाता है जहाँ पर मीवा का सोगी टाइटल मैच हो रहा था, और वो मीवा को देखकर कुछ ज्यादा ही एक्साइटेड हो जाता है, क्योंकि मीवा उससे बहुत ज्यादा कूल लग रही थी। यू अपने बगल वाले बंदे से पूछता है क्या मीवा सन जीत रही है? तो वो बंदा कहता है तुम अंदर कैसे आए? और तभी मीवा अपनी फोटो को लिक करती है। तो ये देखकर वो बंदा एक्साइटेड हो जाता है और कहता है कि तो मिस मिकादोनो का लिक है। यू उस बारे में पूछता है तो वो बताता है जब भी मिस मिकादोनो जीतने वाली होती है तो वो अपने होठ को चाटती है, जिस वजह से अपोनेंट के पास कोई रास्ता नहीं होता कि वो जीत सके, और ऐसा ही होता है। वो लड़की अपनी हार मान लेती है। तो उसके बाद यू उसके पास जाकर एक्साइटमेंट में बोलने लग मीवा सन तुम तो बहुत ज्यादा कूल लग रही थी, काश मैं तुम्हारे उस मूवमेंट को कैप्चर कर सकता। पर मीवा कहने लगती है तुम्हें ये करने की जरूरत नहीं है। फिर वो उसे अपने साथ बाहर ले आती है, जहाँ पर यू उसे बताता है तुम अपना लंच भूल गई थी, और वो उसे उसका लंच देकर जाने लगता है। पर मीवा कहती है अब जब तुम यहाँ आई गए हो तो मेरे साथ लंच कर लो। तो यू भी इसके लिए मान जाता है, और तभी वही लड़की जो कि यू को रास्ते में मिली थी वो भागते हुए आती है और उसके हाथ से लंच छीन लेती है। कहती है तो इसीलिए आजकल तुम्हारा खेल से ध्यान इतना ज्यादा भटक रहा है, और तुम लड़के तुम ही हो जो जिसकी वजह से मीवा इतना ज्यादा खराब सोगी खेलने लगी है, इसीलिए मैं इसे ले जा रही हूँ। पर मीवा उससे छीनकर कहती है ये मेरा है। वो लड़की कहने लगती है तुम एक लंच बॉक्स के लिए इतना ज्यादा गुस्सा क्यों हो रही हो? मेरी हमेशा से रही राइवल इतनी नीचे कैसे गिर सकती है? तो यू कहता है अच्छा तो तुम उसकी एक राइवल हो, फिर तो तुम उसके बारे में सब कुछ जानती होगी। तो लड़की कहती है हाँ तुम सही कह रहे हो, मैं मीवा मिकादोनो की राइवल हूँ और मेरा नाम है सकुरा याओतोमे। मीवा कहती है मुझे याद है कि हमने ट्रायल मैचेस और बाकी ऑफिशियल मैचेस में जितने बार भी सोगी खेला है तुम उसमें हारी हो, लगभग 100 बार। तुम बस एक हार ना मानने वाली रोने वाली बच्ची हो। पर वो कहने लगती नहीं, मैं तुम्हें अपना राइवल मानती हूँ, और आजकल तुम्हारा जो खेलने का तरीका है वो कुछ ज्यादा ही बिगड़ गया है, और मैं जानती हूँ कि तुम्हें टॉप रैंकिंग में हमेशा से रहना चाहिए। यू अपने मन में कहता है ये उससे बहस कर रही है या फिर उसकी तारीफ कर रही है। फिर सकुरा कहती है मीवा मिकादोनो मैं तुम्हारे एरा को खत्म करके रहूंगी। मीवा कहती है मेरा कोई भी एरा नहीं है। उसके बाद मीवा अपने लंच को खोलकर देखती है जो कि बहुत ज्यादा टेस्टी लग रहा होता है। वो कहती है चलो खाना शुरू करते हैं, और उसके बगल में सकुरा होती है जो कि कहती है हाँ चलो खाना शुरू करते हैं। तो मीवा उसे देखकर कहती है अबे तू यहाँ क्या कर रही है? सकुरा कहती है ये मेरे रिसर्च का हिस्सा है, इसलिए मुझे तुम्हारे साथ लंच करना होगा। पर मीवा कहती है मुझे माफ करना सकुराची, लेकिन मैं तुम्हें मेरे खाने में से बिल्कुल भी नहीं देने वाली। पर सकुरा कहती है कोई बात नहीं, मैं तो अपना खाना लाई हूँ। पर वो जैसे ही अपना लंच खोलती है वो दोनों ये देखकर हैरान हो जाते हैं क्योंकि उसका लंच जला हुआ होता है। मीवा कहती है तुम्हें कचरा खाने वाली हो। पर सकुरा कहने लगती नहीं ये एग रोल है, मैं दिखावट पे ज्यादा भरोसा नहीं करती क्योंकि मुझे अपनी रिसर्च भी करनी होती है। और वो जैसे ही राइस बॉल उठाकर खाने वाली होती है बगल से कुत्ता भौंक देता है, जिस वजह से वो डर जाती है और उसके हाथ से वो राइस बॉल उछलकर गिरने लगता है। वो उसे बचाने के लिए जाने लगती है पर वो भी गिरने वाली होती है, पर यू जल्दी से आकर उसे बचा लेता है। फिर वो उससे पूछता क्या तुम ठीक हो? मीवा ये देखकर बहुत ज्यादा गुस्सा हो जाती है और कहती है तुम दोनों इस पवित्र जगह पर ये क्या कर रहे हो? और सकुरा भी उसे थप्पड़ मार देती है और कहती है मैं अपने बड़े मैच से पहले किसी के साथ ऐसा वैसा कुछ नहीं करना चाहती। यू कहता तुम गलत समझ रही हो, मैं तो तुम्हारा राइस बॉल बचा रहा था, ये लो। तो उसे लेकर शुक्रिया कहती है, लेकिन फिर वो कहती है रुको मैं अब इसे नहीं खा सकती। और मीवा अपने मन में कहती है ये दोनों तो बिल्कुल सेम है। और उसके बाद फिर से वो दोनों बहस करने लगते हैं, जिसे देखकर यूं हंसता है। मीवा पूछते तुम क्यों हंस रहे हो? तो वो बताता है तुम हमेशा स्कूल में अलग थलग सी रहती हो, लेकिन जब तुम सकुरा के साथ इस तरीके से पेश आ रही हो तो मुझे तुम्हारी वाली साइड देखकर बहुत ज्यादा खुशी हो रही है। मीवा कहती है अच्छा तो ये बात है, लेकिन मैं तुम्हें बता दूं ये मेरी कोई दोस्त वोस्त नहीं है। सकुरा कहती है हाँ वो सही कह रही है, हम दोनों राइवल्स हैं, वो भी बड़े वाले। तो मीवा कहती है तुमने कभी गोल्ड फिश के पीछे गंदगी देखी है? वो तुम हो, इसलिए तुम मुझसे पीछे हो। सुनकर सकुरा को इसलिए गुस्सा आ रहा था क्योंकि मीवा ने खुद को गोल्ड फिश कहा। वो कहती है तुम गोल्ड फिश से खुद को कंपेयर
कंपेयर कर रही है जबकि वो इतनी छोटी सी चीज है। तुम्हें तो खुद को शार्क या मगरमच्छ से कंपेयर करना चाहिए क्योंकि वो तुम्हारे लेवल का है। मीवा कहती है तुम मुझसे बहस करते हुए मेरी तारीफ करना बंद करो। पर सकूरा कहती है मैं तुम्हारी तारीफ नहीं कर रही, मैं वो बता रही हूँ जो सच है। फिर बताया जाता है कि सकूरा का अब अगले हफ्ते मीवा के साथ टूर्नामेंट होने वाला है। फिर सुबह का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर यू अपने कमरे से बाहर निकल रहा होता है, पर तभी उसकी नजर कजुकी और नीको पर जाती है। तो उनसे पूछता है तुम लोग कहाँ जा रही हो इतने सुबह सुबह। तो दोनों कहने लगते हैं कि हम दोनों को अपने टूर्नामेंट और परफॉर्मेंस के लिए सिरेन में जाकर प्रार्थना करनी है। और ये बताओ यू तुम इतने सुबह सुबह क्या कर रहे हो। तो यू भी बताता है मैं भी मीवा सान के लिए प्रार्थना करने के लिए जा रहा हूँ ताकि वो अपने सोगी मैच में अच्छा परफॉर्म करे, इसलिए क्यों ना हम साथ में चले। उसके बाद वो लोग साथ में एक सिरेन के पास आते हैं जहाँ पर वो देखते हैं सकूरा वहीं पर खड़ी है। तो सकूरा यू को देखकर कहती है तुम तो वही हो ना। तो यू कहता है हाँ मैं वही हूँ। सकूरा पूछती है तुम इन तीनों में का दोनों बहनों को कैसे जानते हो। तो यू बताता है क्योंकि मैं इनका सपोर्टर हूँ। तो सुनकर उसे अच्छा नहीं लगता। वो कहती है इसका मतलब तुम एक आम इंसान हो। तुम्हें पता है ना जो प्रोडिजीज के पीछे रहते हैं वो कभी भी स्पॉटलाइट में नहीं आ पाते, और मुझे लगा था कि तुम मेरे जैसे हो, लेकिन मैं गलत थी। मैं अपनी कहानी की मेन कैरेक्टर हूँ और एक ना एक दिन मैं स्पॉटलाइट में जरूर आऊंगी। और वहाँ से जाने लगती है पर उसका बैलेंस बिगड़ जाता है और वो नीचे गिर जाती है। ये उसे बचाने के लिए जाता है पर वो उसी के ऊपर गिर जाता है, तो वो उसे अपने से दूर करने लगती है। ये देखकर अब उन दोनों बहनों को गुस्सा आ जाता है। वो कहते हैं सुनो भगवान, आपको कुछ भी करके मीवा को जितवाना होगा। और उनके अंदर से फायर निकल रही होती है। उसके बाद वो लोग घर पर आ जाते हैं जहाँ पर यू अपने टैबलेट में सकूरा और मीवा का लाइव मैच देख रहा था। मीवा की दोनों बहनें कहती हैं तुम्हें इतनी ज्यादा चिंता करने की जरूरत नहीं है, वो आराम से उसे हरा देगी। और कुछ देर बाद वो खुद ही वहाँ पर आकर उसके मैच को देखने लगती है। तो यू कहता है अगर तुम्हें इतनी चिंता हो रही है तो थोड़ा करीब आकर देखो। पर इस वजह से वो दोनों शर्मा जाते हैं और वहाँ से भाग जाते हैं। फिर कुछ देर बाद मीवा सकूरा से हार जाती है। तो ये देखकर यू नीको और कजुकी को कहने लगता है कि कोई बात नहीं, लाइफ में तो हार जीत चलती रहती है। पर वो लोग कहते हैं हाँ इसमें कोई भी दिक्कत वाली बात नहीं है। यू भी कहता है मुझे भी नॉर्मल बिहेव करना चाहिए और वो उसके लिए खाना बनाता है, पर वो कुछ ज्यादा ही स्पेशल खाना बना देता है। तभी वहाँ मीवा भी आ जाती है। तो लोग उसका मूड अच्छा करने के लिए उससे बातें करने लगते हैं, पर वो कहती है मुझे आज खाना नहीं खाना क्योंकि मुझे अपनी प्रैक्टिस करने जाना है। और वो जाकर अपने लैपटॉप पर प्रैक्टिस करने लगती है और ऐसे ही रात हो जाती है और उसके स्नैक्स खत्म हो जाते हैं। तो वो बाहर जाती है जहाँ पर उसे दो जार दिखाई देते हैं। एक में कजुकी ने उसके लिए विटामिन की गोलियां रखी थी और दूसरे में नीको ने प्रोटीन शेक रखा था। तो ये देखकर वो खुश हो जाती है, लेकिन तभी उसकी नजर बगल में बैठे हुए यू पर जाती है। तो उससे पूछती है तुम यहाँ क्या कर रहे हो, अपने कमरे में जाके सो ना। तो यू कहता है मैं यहाँ पर इसीलिए हूँ ताकि मैं तुमसे तुम्हारे मिडनाइट स्नैक पर फिनिशिंग टच दिलवा सकूं। और वो उसे लेकर किचन में आ जाता है जहाँ पर उसकी प्लेट में एक चॉकलेट का गोला रखा हुआ था। यू बताता है कोई चॉकलेट का गोला नहीं है, अभी देखो क्या होता है। और वो उसके ऊपर हॉट चॉकलेट डाल देता है जिससे कि वो पिघल जाता है और उसके अंदर एक बिल्ली की सेब वाली आइसक्रीम होती है। तो उसे खाते हुए कहती है ये तो बहुत ही ज्यादा अच्छी है। अब मीवा का एक हफ्ते बाद फिर से एक मैच होता है जिसमें कि वो फिर से हार जाती है। और सोगी में 5 मैच होते हैं जिसमें से अगर कोई 3 जीत जाता है तो उसे टाइटल मिल जाता है। ये जानने के बाद यू जल्दी से सोगी सेंटर में आता है जहाँ पर सकूरा उसे मिलती है। तो वो बताती है वो तो पहले ही जा चुकी है और ये सब तुम्हारी वजह से हुआ जो उसका गेम प्ले खराब हो चुका है। तो ये सब सुनकर यू उसे थैंक यू कहता है। सकूरा पूछते तुम मुझे थैंक्स क्यों कह रहे हो। तो यू बोलता है तुमने उसके बारे में बताया क्योंकि तुम उसकी परवाह करती हो, तुम्हें उसके बारे में सब कुछ पता है कि उसका गेम प्ले खराब हो गया है और तुम चाहती हो कि मैं उसे ये बताऊं जब तुम यहाँ पर मेरा इंतजार कर रही हो, नहीं तो तुम मैच के बाद अभी तक मैं जा चुकी होती। सकूरा कहते हैं तुम इसका गलत मतलब निकाल रहे हो। फिर वो वहाँ से जाने लगता है पर वो रुकता है और कहता है एक और बात, ये मत सोचना कि मीवा का खेल खत्म हो चुका है। और उसका ये लुक देखकर सकूरा ब्लेस करने लगती है। तो घर का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर मीवा आ गई होती है और नीको कजुकी उसका मूड ठीक करने के लिए उससे बातें करने लगते हैं और कहते हैं तुम बिल्कुल हम जैसी ही हो, इसीलिए चिंता मत करो, तुम जरूर जीतोगी, अभी तो तुम्हारे 3 मैच और बाकी है। लेकिन मीवा कहती है चुप करो, मैं तुम जैसी नहीं हूँ, और वहाँ से चली जाती है। फिर जब यू आता है तो नीको उसे सब कुछ बता देती है। तो यू कहता है ठीक है मैं उसे ढूंढ कर आता हूँ। पर जैसे ही वो घर से बाहर निकलता है रास्ते में बारिश होने लगती है। फिर वो एक जगह पर आता है जहाँ पर कैट कैफे होता है और उसे वहाँ पर मीवा मिल जाती है। तो उसके अंदर जाता है और कहता है मीवा सान तुम यहाँ पर हो, तो करे कि तुम ठीक हो। मीवा बोलते तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो। तो यू उसके पास बैठकर कहता है मुझे तो लगा कि तुम किसी खंडर वाली जगह पर होगी। तो वो कहती है अच्छा तुम्हें ऐसा लगा। यू कहता है मुझे खुशी है कि तुम खुद से खुद को संभाल सकती हो, मुझे लगा कि तुम घर छोड़कर चली गई हो। तो ये सुनकर वो बिल्ली को पकड़ के उसके ऊपर अपना चेहरा रख के सूंघने लगती है। फिर वो उसे बताती है मैंने कभी भी सोगी मजे के लिए नहीं खेला, मैंने उसे इसीलिए खेला ताकि मैं उसमें कामयाब हो सकूं। और वो उसे बताती है जब वो बचपन में पहली बार सोगी खेलकर जीती थी तो उसके डैड और उसकी बहनों ने उसकी बहुत तारीफ की थी, लेकिन उसे समझ नहीं आता था कि वो सोगी क्यों खेल रही है। इसलिए वो अपनी बहनों से पूछती थी कि तुम अपने काम को इतना अच्छे से कैसे कर पाते हो। तो वो लोग कहते हैं क्योंकि हमें उसमें मजा आता है। और मीवा को उनकी बात कभी समझ नहीं आती थी। तो यू भी समझ जाता है कि वो खुद को उन जैसा क्यों नहीं समझती। मीवा कहती है मुझे पता था कि मेरे जैसा कोई एक दिन जीतना बंद कर देगा, और वो रोने लगती है। यू उससे कहता है तुम्हें खुद पर ज्यादा जोर डालने की जरूरत नहीं है। मीवा कहती है मुझे नहीं पता कि मुझे घर जाना चाहिए कि
जाएगी नहीं। तो यू टाइम देखकर कहता है मैं तुम्हें अभी घर जाने नहीं दूंगा मीवा-सान। तो उसका लुक देखकर वो हैरान हो जाती है। फिर यू उसे अपने साथ ले जाने लगता है और रास्ते में बहुत सारे लव मोटेल्स दिखाई दे रहे थे, जिसे देखकर वो गलत समझने लगती है। लेकिन यू तो उसे एक सुपरमार्केट में शॉपिंग करने के लिए ले आता है। वो उससे पूछती तुम यहाँ क्यों आए हो? तो यू बताता है तुम अपनी बहनों से बिना कुछ कहे आ गई थी, तो उन्हें मनाने के लिए तुम्हें उनके लिए कोई प्रेजेंट ले लेना चाहिए, इसलिए क्यों ना तुम उनको कुछ मीठी चीज बना कर दो। तो मीवा उन दोनों के बारे में सोचकर कहती है कजुकी को कॉफी जेली पसंद आएगी और निको को कपकेक पसंद आएगा, क्योंकि आजकल उसे क्यूट चीजें पसंद आ रही है। और वो सामान लेकर स्कूल के किचन में आ जाते हैं। उसके बाद वो लोग साथ में मिलकर उन दोनों के लिए स्वीट बनाने लगते हैं। तो मीवा उससे पूछती है जबकि तुम हर काम में बहुत ही ज्यादा फिसड्डी हो, लेकिन खाना बनाने में तुम इतने अच्छे कैसे हो? तो वो बताता है वो तो इसलिए ऐसा लग रहा होगा क्योंकि मैं हर काम में बेकार हूँ, और वैसे भी मैं खाना बनाते वक्त खुद को बहुत बार चोट पहुंचाता हूँ। और मैंने खाना बनाना तब सीखा था जब पहली बार मैंने अपने लिए लंच बनाया था, तो मेरी मॉम ने उसे टेस्ट किया था और उसे खाते हुए उनके चेहरे पर बहुत ही अच्छी मुस्कान आई थी। तो तब से ही मैंने सोच लिया था कि मैं अपनी मॉम को और खुश करूंगा, इसीलिए मैं खाना बनाने के बारे में बहुत ज्यादा पढ़ाई करने लगा। लेकिन कभी वो अच्छा बनता था तो कभी बुरा, पर मेरी मॉम काम के सिलसिले में बहुत ज्यादा बिजी रहती थी, इसीलिए मैंने सोचा इसका कोई फायदा नहीं है। लेकिन एक दिन मेरी मॉम अस्पताल में एडमिट हो गई और उन्होंने कहा कि उन्हें मेरे हाथ का बना खाना खाना है। तो मैंने हॉस्पिटल वालों से पूछा कि वो क्या खा सकती हैं, तो मैंने उसी हिसाब से उनके लिए खाना बनाया और उन्हें वो बहुत पसंद आया। और इसीलिए मैं ये सोचकर खाना बनाता हूँ कि किसी को मेरे खाने से खुशी होगी, जब भी मैं खाना बनाने में अच्छा हूँ। लेकिन मीवा-सान तुम भी अपनी बहनों के लिए इंग्रेडिएंट्स चुनते वक्त बहुत ज्यादा मजे में थी। तो मीवा कहती है नहीं नहीं ऐसी कोई बात नहीं है। इसके बाद मीवा उनके लिए उनकी ट्रीट बना देती है। यू कहता है मुझे पता है मीवा-सान तुम्हें ऐसा क्यों लगता है कि तुम्हें वो सोगी सिर्फ सक्सेस के लिए खेलना है, क्योंकि तुम उन लोगों के लिए वो गेम खेलती हो जिन्हें तुम पसंद करती हो। तुमने बताया कि तुम्हें पहली बार जब प्राइज मिला था तो मिस्टर मिकाडोनो ने तुम्हारी बहुत ज्यादा तारीफ की थी, तो इसका मतलब है कि तुम वो सोगी इसलिए खेलती हो ताकि तुम्हारे डैड भी गर्व महसूस कर सके, और तुम अपनी बहनों को पसंद करती हो इसीलिए तुम सोगी खेलना चाहती हो। मीवा कहने लगती नहीं नहीं ऐसी कोई बात नहीं है। यू कहता है इसमें कोई बुराई नहीं है, तुम वो गेम किसी को खुश करने के लिए खेलती हो, इससे बेहतर और कोई वजह नहीं हो सकती। इससे पता चलता है कि तुम कितनी अच्छी और परवाह करने वाली हो। फिर वो उसके पास जाकर उसके बनाए हुए स्वीट को देखकर कहता है ये तो बहुत ही अच्छी बनी है। मीवा यू की बात सुनकर अपने मन में कहती है तो मैं जिनसे प्यार करती हूँ उनके लिए अपना बेस्ट कर सकती हूँ, और वो अपनी बहनों और अपने डैड को सोचती है। लेकिन बीच में यू भी आ जाता है जिससे कि वो शर्मा जाती है और कहती है तुम मेरे दिमाग में क्यों आ जाते हो। फिर कुछ देर बाद का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर यू सो गया होता है, तो वो उसे देखकर बाकी सारी बातों को याद करके के सर को सहलाने वाली होती है, लेकिन तभी वो रुक जाती है और एक मार्शमेलो को लेकर यू के तरह बनाकर उसके फोरहेड पर किस करती है। उसके कुछ देर बाद वो लोग घर पहुंच जाते हैं जहाँ पर कजुकी और निको उन्हें डांट रहे होते हैं क्योंकि वो लोग बहुत ज्यादा लेट हो गए थे। तो मीवा कहती है यू की इसमें कोई गलती नहीं है, इसमें मेरी गलती थी और मुझे माफ कर दो, इसलिए कंपनसेशन के लिए मैं तुम लोगों के लिए ये लेके आई हूँ। यू बताता है मैंने बस मीवा-सान की इसे बनाने में मदद की है, बाकी तो मीवा-सान ने ही इसे बनाया है। तो कजुकी और निको वो लेकर खाने लगते। कजुकी कहती है मीवा तुमने जल्दी खराब हो जाने वाली स्वीट क्यों बनाई, इतनी रात हो गई है पर मैं फिर भी तुम्हारा दिल रखने के लिए इसे खा लूंगी। निको कहती है कजुकी ये देखो तुम्हारे वाले से मेरा वाला ज्यादा अच्छा है, पर ये सुनकर कजुकी कहने लगती है तुम क्या अंधी हो, ये देखो मेरा ज्यादा अच्छा है, और इस वजह से दोनों में लड़ाई होने लग जाती है। यू कहता है क्या तुम इसे एक ट्रीट से लड़ाई में बदलना बंद करोगी। फिर मीवा यू के पास आकर कहती है यू कुन मुझे माफ करना कि तुम्हें परेशानी हुई, इसीलिए मैं माफी के तौर पर ये तुम्हें देना चाहती हूँ। और वो देखकर वो लोग हैरान हो जाते हैं क्योंकि वो यू जैसा दिख रहा था। और निको कहती है लेकिन एक मिनट रुको, इसके बाल तो बिखरे हुए हैं, मीवा तुमने इसके बाल कुछ ज्यादा लंबे नहीं बना दिए हैं। तो यू कहता है हाँ, और मीवा कहती है घूरना बंद करो और खाओ इसे, क्योंकि उसने उसके फोरहेड पर किस किया था इसीलिए उसे सर मारी थी। अब वापस से टाइटल मैच का दिन आ जाता है जहाँ पर मीवा अब मैच करने जा रही थी। तभी उसके पीछे से वो तीनों आकर कहते हैं हमें तुम पर पूरा यकीन है कि तुम वो मैच जीत कर ही आओगी, इसलिए हम घर पे जाकर तुम्हारे मैच को लाइव देखने वाले हैं। तो मीवा कहते हैं तुम लोगों का शुक्रिया। और यहाँ रूम के अंदर सबको लग रहा था कि इस बार मीवा मिकाडोनो हार जाएगी, लेकिन जैसे ही वो अंदर आती है तो उसके ऑरे से सब डर जाते हैं। सकूरा कहते हैं ये तो वही ऑरा है जब मैं इससे पहली बार मिली थी। फिर हमें उसके पास्ट का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर वो बचपन में हर चीज में बेकार थी, लेकिन एक दिन जब वो अपने दादा दादी के घर जाती है तो उसके दादा इसे अपने साथ सोगी खेलने के लिए कहते हैं, इसमें कि उसे बिल्कुल भी मजा नहीं आ रहा था। तो उसके दादा समझाते हैं कि इस सोगी में एक प्यादा होता है जो कि बहुत ज्यादा कमजोर होता है, लेकिन वो कभी भी हार नहीं मानता और एक एक कदम करके आगे बढ़ता है। लेकिन एक कमाल की बात यह है कि वो जैसे ही बोर्ड के लास्ट में पहुंचता है वो बहुत ज्यादा ताकतवर हो जाता है। और तभी से सकूरा ने सोगी खेलना शुरू कर दिया और वो एक के बाद एक सबको हराते गई।
गई। फिर एक दिन उसके साथ मीवा का टाइटल मैच हुआ जहाँ पर वो बहुत ही आसानी से हार गई और उसे वहाँ पर समझ में आया कि वो उसके सामने कुछ भी नहीं है। उसके बाद जब वो हॉलवे में बैठी थी तो उसके टेस्ट पेपर को देखकर वो लोग कहते हैं तो सिर्फ 28% है और वो उसे उसका टेस्ट पेपर वापस दे देते हैं और उसके बाद वो उसका मजाक उड़ाने लगते हैं कि ये सोगी के अलावा किसी भी चीज में अच्छी नहीं है। तभी वहाँ मीवा आ जाती है और उनके बारे में बताने लगती है कि तुमने उस वक्त वो मूव गलत किया था। अगर तुम सोगी के अंदर अच्छे से खेलना चाहती हो तो तुम्हें मेरे मूव्स को याद करना होगा। तो ये सुनकर वो लड़कियां डर कर वहाँ से भाग जाती है। फिर मीवा सकुरा की तरफ देखती है तो सकुरा रो रही होती है। मीवा कहती है तुम रो क्यों रही हो, सबको लगेगा कि मैंने तुम्हें रुलाया है। फिर वो उसे चुप करवाने के लिए उससे कहने लगती है जो तुमने प्यादे से वो चाल चली थी वो बहुत ही ज्यादा अच्छी थी, मुझे कभी लगा नहीं था कि तुम मुझ पर काउंटर अटैक एक प्यादे से करोगी। तो ये सुनकर उसे अपने दादाजी की बात याद आती है जहाँ पर उसके दादाजी ने कहा था कि एक प्यादा कभी भी हार नहीं मानता। इसलिए वो कहती है हाँ मैं कभी भी हार नहीं मानूंगी। और सुनो मीवा मिकादोनो, आज से मैं तुम्हें अपना राइवल घोषित करती हूँ। मीवा देखकर कहती लगता है ये लड़की अजीब है, मुझे इससे बात ही नहीं करनी चाहिए थी। फिर प्रेजेंट का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर उन दोनों का मैच शुरू हो जाता है और कुछ देर के बाद मीवा अपना लिक करती है जिससे कि सबको समझ आ जाता है कि अब मीवा जीत जाएगी और वो अपने एक पीस से सोगी बोर्ड पर एक मूव चलती है जिससे कि वो हार मान लेती है और ऐसे ही वो अगला मैच भी जीत जाती है। और अब उनका फाइनल मैच होने वाला है जिसमें कि अगर कोई भी हारता है तो उससे वो टाइटल ले लिया जाएगा। उसके बाद मीवा और सकुरा का फाइनल मैच शुरू हो जाता है जहाँ पर वो मैच बहुत ज्यादा इंटेंस होता है लेकिन आखिर में मीवा ही जीत जाती है। फिर जब वो बाहर आती है तो वहाँ पर बहुत सारे न्यूज रिपोर्टर खड़े थे और वो उससे पूछने लगते हैं कि आपने तो बहुत ही ज्यादा कमाल कर दिया, आप आखिरकार एक ऐसी लड़की बन गई जो लड़कों से भी ज्यादा होशियार है। लेकिन मीवा कहने लगती है मुझे माफ कीजिएगा पर मुझे जाना होगा और वो भागकर यू के पास आती है और यू उसे देखकर रोने लगता है। वो कहती है तुम रो क्यों रहे हो? यू कहता है सोगी मैच जीतने के लिए तुम्हें बहुत बहुत बधाई हो मीवा सान। तो ये सुनकर उसे यू के साथ बिताए हुए पल याद आने लगते हैं और उसके चेहरे को देखकर कहती है तो वही चेहरा है और उसके फेस को पकड़ के उसके फोरहेड पर किस कर लेती है। और तभी वहाँ पर निको और कजुकी भी आ जाते हैं तो उससे पूछते हैं तुम क्या कर रही हो मीवा? तो मीवा पीछे हटती है और कहती है अरे ये मैंने क्या कर दिया, ये तो मैंने वही दोहरा दिया जो मैंने उस मार्शमैलो के साथ किया था, मुझे बहुत ज्यादा शर्म आ रही है। और तभी वहाँ पर दो फॉरेनर आते हैं जो कि उससे कहते तुम कैसी हो मिस मीवा? तो उन्हें ग्रीटिंग करती है जो कि किक पर किस करके होता है। उसके बाद वो लोग चले जाते हैं तो मीवा को एक आइडिया आता है और वो कहती है अरे ये तो मैंने जो किया था यू के साथ वो तो एक ग्रीटिंग होती है और मैं फॉरेन में बहुत दिन तक रही हूँ इसीलिए मैंने सोचा कि क्यों ना मैं इसे वापस से करूँ। तो यू कहता अच्छा तो एक ग्रीटिंग थी। और निको और कजुकी अपने मन में कह रहे थे वो बिल्कुल ही झूठ कह रही है लेकिन अब यू ने मान लिया है तो हम उसे नहीं बता सकते। निको कहती है कांग्रेचुलेशन मीवा तुम्हें तुम्हारा मैच जीतने के लिए। कजुकी कहती है मुझे गर्व है कि तुम मेरी बहन हो। ये सुनकर उसे बचपन की याद आ जाती है तो उन दोनों के गाल पर किस करती है। तो दोनों कहने लगते हैं अपने फॉरेन कल्चर को हमसे दूर रखो। और ये सब होते हुए सकुरा देख रही होती है और वो अपने मन में कह रही थी एक दिन जरूर ऐसा आएगा जिस दिन मैं स्पॉटलाइट में आऊंगी। और वहाँ से चली जाती है और फिर से उनका दिन ऐसे ही कटने लगता है। फिर कुछ दिन बाद वहाँ पर सकुरा आ जाती है तो यू बताता है सकुरा भी यहाँ पर रहकर तुमसे कुछ सीखना चाहती है। सकुरा भी कहती है हाँ मैं रिसर्च करके देखना चाहती हूँ कि तुम्हारे टैलेंटेड होने के पीछे का राज क्या है और मैं आज रात यहीं रुकने वाली हूँ। तो ये सुनकर वो लोग चिल्लाते हैं क्या, और यहाँ पर सीजन 1 खत्म हो जाता है। और अगर आपको सीजन 2 देखना है तो मेरे सेकंड चैनल को सब्सक्राइब कीजिए जहाँ पर इसका सीजन 2 मांगा के फॉर्म में आ जाएगा। तो इसीलिए मैं उस चैनल का लिंक डिस्क्रिप्शन और पिन कमेंट में दे दूंगा। तो यहाँ तक इस वीडियो को देखने के लिए आरिगातो गोजाइमासु।